क्योंकि आपने रिचनेस की बात करी है तो मैं आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाना चाहूँगा तुरंत। इंस्टाग्राम पे जब आपकी प्रोफाइल कोई देखता है तो उसे लगता है कि वाह ये लाइफ है जो हर इंसान जीना चाहता है। आज मेरे पास चीज़ें हैं, आज मेरे पास ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, बट मैं इसे एंजॉय करूँगा अपने रिटायरमेंट में। आपको कार्स का भी बहुत शौक है? सो मुझे ऐसा लगता है जो गाड़ियाँ हैं ना, ये देखो 100% डेप्रिशिएबल एसेट है। सो अगर हम जानना चाहें कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या रहा और सबसे ज़्यादा लॉस कब हुआ आपको? सी एज सच लॉस तो कुछ खास नहीं हुए क्योंकि मैंने स्टार्ट स्मॉल ही किया। और आप जो अभी कर रहे हो आपको उसमें ना बिलीव होना चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अचीव वो करना है। जो टॉप 11 प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं। कहाँ पे आप देखते हो अपने आप को 5 साल बाद? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 सालों में इंडिया को ना हम थोड़ा सा और फाइनेंशियली एजुकेटेड बनाएंगे। हेलो एवरीवन, आई एम पुष्कर राज ठाकुर। सो आपने मेरी कई सारी हो सकता है वीडियोस देखी हो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट कंटेंट के ऊपर, बट आज एक अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के लिए राइट नाउ आई एम विद रोहन। हाय पुष्कर, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर Very कमिंग। ये हाथ में आपके बुल है? नहीं बुल नहीं है यार, ये तो टाइगर कह सकते ओह हो। टाइगर का सिंबल है। ये सब गोल्ड है? हाँ सो आपको गोल्ड से बहुत प्यार है, ऐसा है? कह सकते हैं आप। सो डू यू इन्वेस्ट इन गोल्ड? यस यस ऑब्वियसली, ये इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ। नहीं अदरवाइज आल्सो यस। अदरवाइज ऑल्सो। यस यस, बट मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ये बोलते हुए देखा है गोल्ड में इन्वेस्ट करके कितना ही मिलेगा यार। सच कह रहे हो। हाँ, क्योंकि कभी भी अगर आप कंपेयर करोगे, गोल्ड इज जस्ट फॉर हेजिंग, या फिर अगर आप गोल्ड को एज अ ज्वेलरी पहन रहे हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। तो अदरवाइज अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड की रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करती है। हम बात करें कि किसी ने रियल एस्टेट में प्लॉट खरीदा होता तो वो कितने गुना हो गया, किसी ने आज से 10 साल 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो वो कितना गुना हो गया, तो आप ऐसे कभी गोल्ड को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। राइट। सो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के भी कई तरीके होते हैं, मतलब आई फॉलो सर्टेन अप्रोच। सो उसमें से ये वाला जो है, ये तो खैर जैसे आपने इतने महंगे शूज़ पहन रखे हैं तो मैंने गोल्ड की रिंग ले ली। आप तो महंगी चीज़ों की बातें मत ही करो। नहीं मैं बस एक आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग महंगा चीज़ें खरीदते नहीं हैं। मैं उससे बेटर क्या प्रेफर करता हूँ कि आप अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उसे एक एलवी का बैग दोगे, आप एलवी की बैग की जगह उतने पैसों का गोल्ड भी खरीद सकते हो। सो एटलीस्ट वो खुश भी हो जाएगी और आपको पता होगा चल घर का पैसा घर में है। बट ये जो आपने बात बोली, आई थिंक जो एलवी का बैग और गोल्ड कंपेयर किया ना, महिलाएं जो हिंदुस्तान की हैं वो इस चीज़ में बहुत विश्वास रखती हैं कि आप गोल्ड ले लो, ये आगे जाके काम आएगा। एंड अगर इफ़ यू कंपेयर पास्ट 30 to 40 ईयर्स, उसमें इन लोगों ने सक्सेस भी अचीव करी है कि गोल्ड में जिन्होंने सस्ते में लिया 5,000 4,000 में, आज वो 70-80 हज़ार पे है। सो लेडीज़ तो कहती है कि इससे बेटर इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं। नहीं, वो उसे अच्छा समझती हैं, बट आजकल ना सोशल मीडिया ने ट्रेंड को चेंज कर दिया है। सो लोग एक अलग लाइफ भी जीते हैं, तो जहाँ पर एलवी का बैग लेना इंपॉर्टेंट है, एलवी के बैग के अंदर पैसे होना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ऐसा मेरी वाइफ के साथ हुआ एक बार। अच्छा। मैंने उसे चांदी का बैग गिफ्ट किया। तो अब क्या हुआ, एक फंक्शन के लिए जा रहे थे। अब वाइफ क्या रखती है, अपने वाइफ को पैसे की क्या जरूरत है अगर हस्बैंड साथ में है। बाई चांस किसी ने बोला अरे बड़ा अच्छा बैग है, दिखाओ जरा। तो वो चांदी का बैग खोला, वो खाली था। क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं, एक फ़ोन पड़ा हुआ है और कुछ है ही नहीं, उसे और कुछ रखना ही नहीं है। सो जब मैं साथ में हूँ तो उसे क्यों पैसे की जरूरत। तो मतलब मैं ये जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ कि अदरवाइज ऑल्सो अगर आप देखोगे लेडीज पर्स कैरी करती हैं, मतलब ज़्यादातर जो एक्सपेंसिव पर्सेज होंगे उसके अंदर कुछ होगा या नहीं होगा, आई डोंट नॉट नो। सो वो कैरी ज़रूर करती है। तो मैं अपनी वाइफ के एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कहा तू, मतलब जब उसकी मामी ने उसे बोला यार बड़ा अच्छा लग रहा देखा, तो एकदम से देख के खाली क्यों है। ठीक है, तो उन्होंने जब ऐसा बोला तो मैंने भी पूछा खाली क्यों है यार। ऐसा कोई प्रॉब्लम थोड़ी, खाली क्यों है। कह रही जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ तो मोबाइल पे है, मोबाइल है इसके अंदर। हाँ मोबाइल है, मोबाइल से मैं पे कर दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कोई कार्ड चाहिए होता तो बस एक कार्ड रख लेती है। सो ये मैं वैसे और लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आप लग्जरीज में इन्वेस्ट करो जब आपको लग्जरी खरीदते हुए ये फर्क ना पड़ता हो कि मैं लग्जरी खरीद रहा हूँ। वो आपके लिए नॉर्मल होना चाहिए कि मैं तो इसे नॉर्मली अफोर्ड कर सकता हूँ। आई वॉन्ट इवन थिंक अबाउट इट। राइट। लेट्स से अगर आपको एक ग्लास जूस पीना है तो आप क्या सोचोगे उसके बारे में? सोचोगे भी नहीं, हार्डली मैटर। राइट। तो इसी तरीके से और भी चीज़ें जो आप करना चाहते हो उसके लिए सोचना ना पड़े। आप खरीद रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको फ़र्क नहीं दे रहा, वो उस लेवल पे जाके आप लग्जरीज खरीदिए। अदरवाइज बेटर क्या है, 50,000 का वॉलेट या पर्स खरीदने से बढ़िया, या 3-4 लाख का वॉलेट या पर्स खरीदने से बढ़िया आप 3-4 लाख रुपए पर्स में रखिए और आप 500, 1000, 2000, 5000 का खरीद लीजिए इनिशियल लेवल्स पे। राइट।
जब आपके पास होगा तो फिर आप उसके बारे में सोचोगे नहीं। सो आई थिंक नीड वर्सेस वांट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है कि आपकी इस टाइम पे ज़रूरत क्या है और आपको चाहिए क्या वाला सीन है। एक सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आजकल, फाइनेंशियली रिच लाइफ की लोग बात करते हैं, बट फाइनेंशियली रिच लाइफ और रिच लाइफ में फ़र्क होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियली रिच, फाइनेंशियल रिचनेस में क्या वेल्थ बहुत ज़्यादा है, बट आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपकी रिलेशनशिप्स उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, Right. आपका सोशल सर्कल, आप कितना टाइम लोगों से स्पेंड कर रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो आप फाइनेंशियली तो रिच हो गए क्योंकि वेल्थ आपने क्रिएट कर ली, बट इट इज़ नॉट अ रिच लाइफ. Rich life is a balance of your wealth, your relationships, your social circle, your happiness and so many other factors. Right. Spirituality भी आ जाती है उसमें, तो वो सब का balance is a rich life. So the goal should be to attain a rich life जिसमें एक combination हो, हर चीज़ rather than just financial richness. But initial तो शुरू तो होगा ही वहीं से. बट क्योंकि आपने रिचनेस की बात करी है तो मैं आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पर जाना चाहूँगा तुरंत। इंस्टाग्राम पे जब आपकी प्रोफाइल कोई देखता है तो उसे लगता है कि वाह ये लाइफ है जो हर इंसान जीना चाहता है। सो ड्रीम लाइफ करके बहुत कमेंट भी आते हैं आपके, ब्रो लिविंग माय ड्रीम लाइफ। सो ये ड्रीम लाइफ तक पहुंचने के पीछे की स्ट्रगल अगर आप बता सके। स्ट्रगल तो देखो यंग एज में करी तो पता नहीं लगी कि स्ट्रगल करा है, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लगता है। होता क्या है कि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, तो Right. आप पीछे नहीं देखते हो, आपको लगता है अरे तो करना ही है, मतलब दिस इज माई ऑब्लिगेशन टू डू सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। हाइजीन है, काम करना ही है वाला। काम तो करना ही है वो तो अल्टीमेटली क्या है कि मैंने बहुत यंग एज में शुरू किया था, 12th के जस्ट बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे, तो उसके बाद से ही सोचा कुछ करते हैं। सो आई स्टार्टेड विद सेवरल इंस्टीट्यूट्स। तो अभी मैं रिसेंटली उन एरियाज़ में, उन गलियों में दोबारा से गया कि मैं कहाँ पे स्कूटी लेके घूमा करता था। मैं वाइफ को लेके गया उल्टा, दिखाने के लिए। हाँ मतलब ठीक है, मैं कहा यार ये देखिए यहाँ की पाव भाजी बड़ी अच्छी है, तेरे को वो खिलाऊंगा ये, तो बट अल्टीमेटली वो आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है ना। तो उस टाइम पे क्या था कि कुछ था नहीं, आपको क्रिएट ही करना था सब कुछ, आपको मेहनत करनी ही है। और आप मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हो किसी ने बोला है आपको, राइट। आप मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको उतना पैसा चाहिए, आप मेहनत इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है। होता क्या है, हर किसी के अंदर ना 4 तरीके की एनर्जीज होती हैं, ठीक है। सो आपकी 4 एनर्जीज में एक एनर्जी होती है दैट यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन, आप चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से लेके चलते हो। दूसरी एक आपकी पर्सनालिटी टाइप है, ये पर्सनालिटी टाइप बोलेंगे रेदर देन एनर्जीज। दूसरा क्या है कि आप एक्शन ओरिएंटेड हो, लेट्स डू इट, या करते हैं यार, कम ऑन यार, ये विल किल इट, हाँ, वो वाली एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है। फिर तीसरा होता है यू आर मोर लाइक अ सोशल पर्सन, या ब्रो यार चिल करते हैं यार, ये आए मूवी देखने चलते हैं, क्लब में चलते हैं, पार्टी है। सो उस तरीके का एक सोशल लाइफ होती है, ठीक है। और एक होती है यू आर कंसर्न्ड अबाउट एवरीथिंग, यू आर कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल, यू आर कंसर्न्ड अबाउट एनवायरनमेंट, यू आर इमोशनल, आप लोगों को समझते हो, तो आप उस तरीके की एक वाइब होती है। अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, ठीक है। आदमी बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है बट वो इमोशनल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो आई वॉज मोर एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसे पेस बोलते थे, PASE। सो इट्स लाइक प्रैक्टिकल, एक्शन ओरिएंटेड, सोशल एंड इमोशनल। सो आपको अपनी पर्सनालिटी टाइप देखना है कि आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है। सो मेरा पर्सनालिटी टाइप थोड़ा स्टार्टिंग में एक्शन ओरिएंटेड, फिर प्रैक्टिकल, फिर सोशल, एंड देन आई वॉज लास्ट, मैं बोलूँगा कि आई वॉज इमोशनल। ओके। तो वो एक्शन ओरिएंटेशन की वजह से ना, मतलब मैं चीज़ें करता चला गया, होगा नहीं होगा देखा जाएगा, लेट्स डू इट। सो वो क्या होता है ना, ऑप्टिमिस्टिक आदमी की कमी भी है और वही स्ट्रेंथ भी है, राइट। क्योंकि चीज़ें होती नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें आप 10 बार ट्राई करते हो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो, कुछ चीज़ें अच्छी चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती। सो इनिशियली जर्नी में ये सब ही रहा है, मतलब तो स्ट्रगल्स मैंने बोला ना कि वो यंग एज में एक्शन ओरिएंटेशन की वजह से कभी समझ ही नहीं आया कि हम मेहनत कर रहे हैं। वो आई वॉज लाइक मोर लाइक एंजॉइंग माई जर्नी। बट आई थिंक वो जो आप टाइम की बात करें ना, उस एज में एक्शन ओरिएंटेड होना ज़रूरी भी था, क्योंकि वो उस टाइम पे आपके अंदर एनर्जीज इतनी थी, उसको आपने बस चैनलाइज किया सही डायरेक्शन में। बट जस्ट उसी की जगह अगर आप उस टाइम पे आप सोशल हो जाते हैं, हाँ, पार्टी करते हैं। हाँ, तो क्योंकि लोग डायरेक्शन चूज करते हैं, उनके अंदर से होता है, बट आपको ये चूज करना पड़ेगा कि उस टाइम पे आपके लिए ज़रूरी क्या है। राइट। आपको कार्स का भी बहुत शौक है? बहुत तो नहीं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो शौक है। नहीं, थोड़ा बहुत तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही बहुत है। सो कौन कौन सी कार्स है आपके पास? मेरे पास 4 गाड़ियाँ अभी, एक पोर्शा है, एक मर्सिडीज़ है, एक SUV है मेरे पास ग्लॉस्टर, और एक मेरे पास ऑडी है। सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद है चलाना आपको? पोर्शा ठीक है, अच्छी गाड़ी है। ठीक है। कितना मॉडर्न हो वो ठीक है, उस चला लेते हैं कभी कभी। बट यू लाइक ड्राइविंग योरसेल्फ या ड्राइवर?
नहीं, अगर मुझे दूर जाना है और मुझे लगता है कि उसमें टाइम लगेगा तो ड्राइवर इज़ 100% प्रेफरेबल। और अगर मुझे लगता है रोड्स खाली होंगे तो उस दिन सेल्फ ड्राइव करते हैं आप। सो आज कैसे आए आप? आज सेल्फ ड्राइव खाली है ना, संडे। संडे तो आप आराम चला के आए ये बात। सो मुझे ऐसा लगता है जो गाड़ियाँ हैं ना, ये देखो 100% डेप्रिशिएबल एसेट है। मतलब इसे एसेट भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी वैल्यू विद द ईयर्स ख़त्म होने वाली है। मतलब मुझे ना एक पर डे कॉस्ट समझ आती है। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूँ। अब जाके प्रैक्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि आपने एक 2 करोड़ की गाड़ी ली, आप उसे 10 साल 15 साल नहीं चलाओगे। आपने ली, आप उसे जनरली 5 6 7 साल चलाते हो। राइट। तो अगर आप अपनी पर डे की कॉस्ट निकालोगे एक 2 करोड़ रुपए की चीज़ की, तो आपकी लगभग 10,000 रुपये पर डे कॉस्ट करती है। वेदर यू आर यूजिंग इट और नॉट, लेट्स से यू हैव 4 कार्स वर्थ 2 करोड़ रुपीज़, सो आप 40,000 रुपया दिन का पे कर रहे हो, वेदर यू यूज इट और नॉट, राइट। सो अगर आप उस तरीके से देखो कि आप उस 40,000 में और क्या कर सकते हो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट हमारी सोसाइटी पता है कैसी है? हमारी सोसाइटी थोड़ी सी डिफरेंट है। लोग कहते हैं यू शुड बी रिच बट यू शुड नॉट लुक रिच। मैं कहता हूँ यू शुड बी रिच, एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम इन लुकिंग रिच? इफ यू आर रिच यू शुड नॉट शो ऑफ। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आप कैश पे 4 गाड़ियां ले सकते हो, यू हैव मनी ना, राइट। तो आप जब अफोर्ड कर सकते हो एक रिच लाइफ को, सो उसमें अमीर लगने में प्रॉब्लम क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ उसके एडवांटेजेस। आप किसी 5 स्टार होटल पे आप अच्छी एक महंगी गाड़ी लेकर जाइए, आपको वो बिल्कुल बाहर खड़ी करेगा, क्योंकि उससे उसकी होटल की भी एक चार्म बढ़ता है। आप एक सस्ती गाड़ी लेके जाइए, वो नीचे जाके 3rd लेवल पे लगाएगा पार्किंग में अपनी, ठीक है? आप अब चेक कीजिएगा, आप कोई महंगी गाड़ी से उतरी है, लोग आके ट्रीट करेंगे। राइट। आज मैं क्रिकेट खेलने गया सुबह, ठीक है, आज मैं पूरा टैन हुआ पड़ा हूँ, तो आज मैं क्रिकेट खेलने गया। सो मैं घर से निकला था किसी काम के लिए, मेरे पास वही गाड़ी थी, तो किसी ने मुझे क्रिकेट के लिए बुला लिया। अब जब मैं क्रिकेट खेलने गया तो मैंने एक जगह जाके जहाँ पे ग्राउंड के बाहर गाड़ी लगाई, तो लोग आपको जज करते हैं। अब टी शर्ट और निक्कर में मैं तो सबके जैसे ही हूँ, बट पीपल जज यू बाय योर कार एंड दे गिव यू रिस्पेक्ट जैसी आपकी गाड़ी होती है। तो आपका जो व्हीकल है ना, क्योंकि लोग जज करते ही हैं। Yes. आप ऐसा नहीं बोल सकते, ये झूठ है, सरासर झूठ है कि आप जज नहीं करते। कोई लड़की अंदर घुसती है, सब जज करते हैं। सही बात है। कोई आदमी अंदर घुसता है, सब जज करते हैं। सो अगर आप अच्छी तरीके से ड्रेस्ड अप हो, आप अंदर घुसते हो, चाहे शाहरुख खान बैठा हो, एक नॉर्मल आदमी जाएगा, उसे वो नोटिस नहीं करेगा। बट अगर आप अच्छी से ड्रेस्ड अप हो, यू आर कैरिंग अ गुड फ्रेगनेंस, तो लोग नोटिस करते हैं एंड दे ट्रीट यू लाइक दैट ऑल्सो। वो अंदर है, वो जजमेंट अंदर है। तो गाड़ी क्या चीज़ है ना, कि गाड़ी मुझे पता है कि मेरे को क्या कॉस्ट कर रही है, मेरा पर डे का एक्सपेंस मुझे पता है कि मेरा पर डे का एक्सपेंस क्या है। ऑल्दो आपकी इनकम उससे मल्टीपल टाइम्स होनी चाहिए, सो दैट वो आपको बॉदर ना करे। राइट। बट मैं पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि गाड़ी एक तो अच्छी होनी चाहिए आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग, जो आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप एक लेवल पर आ गए हो तो आपकी गाड़ी अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि लोग जज करेंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शो ऑफ के लिए नहीं ले रहे, आप इसलिए ले रहे गाड़ी कि मुझे दिखाना है, लोगों को इम्प्रेस करना है। आप इसलिए ले रहे हो कि आपको एक अच्छी गाड़ी चलाना पसंद है। राइट। मैं एक अच्छा परफ्यूम क्यों कैरी करना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे खुद अच्छा लगता है, आई फील गुड, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस एज वेल ना। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो ये सबसे बड़ी चीज़, आपने कॉन्फिडेंस वाली बात बोली कि आपको अच्छा लगता है, हाँ। आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में होना ज़रूरी है। उससे क्या होगा, आप कोई भी काम करोगे ना, व्हेन यू विल डू इट विद कॉन्फिडेंस, वो और अच्छा होगा। आप लोगों को मिल रहे हो तो लोग आपको अपने आप ही ट्रीट भी अच्छा कर रहे हैं, और आपको खुद भी पता है कि आप कौन हो। वो आपका जो पहला इंप्रेशन है ना, वो आपको किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बना लिया। बना लिया। उनको पता है कि अब उनको आपसे किस लेवल पे जाके बात करनी है। राइट, दे कैन नॉट ट्रीट यू बैडली। या सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सी, इफ यू आर एन इंडियन, आप फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करो, आपको वो डिस्क्रिमिनेशन फील होगा ही होगा। आप कुछ भी बोलिए, आप यूके में जाओ, आप यूके की ट्रेन्स में जाओ, इफ़ यू आर एन इंडियन दे विल ट्रीट यू बैडली, आई एम टेलिंग यू। वो डिस्क्रिमिनेशन पूरे वर्ल्ड में, मैंने यूरोप में कई जगह फेस किया, वो आज भी होता है। मैंने किया, मेरी फैमिलीज ने किया, तो हमें पता है कि वो आपको वो सोचते हैं यू आर लाइक दैट ओनली, बट देन हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। अब वहाँ पे सचिन तेंदुलकर जाता है तो उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं फील होगा, क्योंकि उन्हें भी पता है मैं कौन हूँ, और वो अपने साथ एक वाइब भी कैरी करते हैं, दे नो हाउ टू ड्रेस। तो वो उस तरीके से, मतलब उन्हें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बट उनके आसपास के लोग उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उससे लोग उन्हें ट्रीट वैसे ही कर रहे हैं।
और उन्हें फिर अपने आप को कैरी करना भी आता है। राइट। सेम रणवीर सिंह को प्रॉब्लम नहीं आती हाँ। है ना, उसे उन्हें डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी, बट एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल कपड़े पहन के उसे, चाहे वो कितना ही अमीर हो, आपको हजारों लोग कमेंट कर देंगे कि अगर कोई कभी यूरोपियन कंट्रीज गया तो उसे कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन का 100%। कुछ ना कुछ तो फील हुआ होगा, 100%। हो ही जाता है, लोग करा देते हैं वो। लोग जवाब नहीं देते, आप उनसे सवाल पूछ लो, वो मुंह फेर के निकल जाते हैं। सॉरी, वो मुंह फेर के निकल जाते हैं। तो ये तो है ही यार, ये तो दिस इज मतलब ये एक रियलिटी है। तो मतलब होता क्या है, जो सोशल मीडिया पे ना चीज़ें ट्रेंड बन जाती हैं, तो लोग ज़्यादातर लोगों की तरह रहना चाहते हैं, लोग ज़्यादातर लोगों की तरह दिखना चाहते हैं, लोग ज़्यादातर लोगों के जैसा एक्ट करना चाहते हैं। अब एक बात बताओ, एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर है, उसके सारे बच्चे ऐश कर रहे हैं, आपको भी पता है, बट वो लोगों के सामने हाथ जोड़ के कुर्ता पजामा पहन के आ रहा है, सिंपल सा। आपको पता उसका बैंक बैलेंस क्या है, वो बैंक में तो रखेगा नहीं, आपको पता वो क्या आदमी है, बट वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कुर्ता पजामा पहन के वो कह रहा है जी मैं तो जी आपके जैसे ही हूँ, क्योंकि वो दिखाना चाहता है मैं तुम्हारे जैसा हूँ, बट वो है नहीं। दैट्स नॉट द रियलिटी, वो रियलिटी में वैसा नहीं है। राइट। वो दिखा रहा है कि मैं वैसा हूँ, क्योंकि उसे पता है क्योंकि अगर वो नहीं दिखाएगा तो लोग सोचेंगे यार, फिर वो मिसफिट हो गया उस पे। हाँ, मिसफिट हो गया। तो इसी तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बन जाते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई गरीब है, कोई इतना अच्छा है, तो कहेगा इसकी ज़रूरत क्या है ना। सिर्फ अच्छी फिजिक बनाना थोड़ी सब कुछ होता है, जिम ही जाना थोड़ी सब कुछ होता है ना। गाड़ियाँ तो बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है, कोई ये इतनी महंगी लग्जरीज में तो पैसा वेस्ट है, घर खरीदना बेकार की चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं खरीद पा रहे। आप समझ रहे हो, ज़्यादातर लोग वो महंगा करोड़ों का घर नहीं खरीद पा रहे, तो आप सबके जैसे सिंपैथी गेन कर रहे हो कि रेंट पे रहना देखो कितना बढ़िया है, तो बंदा अपने आप को सोच रहा है रेंट पे रहना बहुत अच्छा है। आई थिंक वो अपने आप को ज़्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम जो लाइफ जी रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है इनकी लाइफ। और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उसी जस्टिफिकेशन के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं कि भाई तुम सही सोच रहे हो, बट अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा और ब्रॉडर वे में सोचना पड़ेगा। यस। पर ठीक है यार, मतलब मेरा अपना मानना है, देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ। सो मैं तो जानता हूँ ना कि वो जैसे गाड़ियों से हमने बात शुरू करी थी कि मुझे पता है वो डिप्रिशिएबल एसेट, उसकी वैल्यू 0 मिट्टी है, बट मुझे दूसरी चीज़ भी पता है कि प्लॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एंड आई ऑल्सो फील कि अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है ना, सो समवेयर यू नो कि मेरी इमेज अच्छी बनेगी तो मुझे इतना पैसा और मार्केट से आ जाएगा कहीं ना कहीं से। आई विल हैव गुड क्लाइंट्स जो मेरे साथ काम करना भी चाहेंगे। एक बड़ी अच्छी मतलब यहाँ पे फिलोसफिकल बात है, और शाहरुख खान जी कहते हैं आप फिलोसफी के बारे में तब बात करना जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओ, तो ठीक है, फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम अ फिलोसोफर। सो ठीक है, अभी मैं बात कर सकता हूँ। तो मेरी एक फिलोसफी है कि योर लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एंजॉयिंग एन आइसक्रीम। आपने पैकेट फाड़ा और आपको एंजॉय करना शुरू कर देना चाहिए तुरंत। द मोर यू वेट द मोर इट विल मेल्ट एंड इट विल गो अवे। राइट। सो आप सोचो यार, आज मेरे पास चीज़ें हैं, आज मेरे पास ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, बट मैं इसे एंजॉय करूँगा अपने रिटायरमेंट में, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। योर लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम। आपको एंजॉय तो हर दिन ही करना है। डिपेंड ये करता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार जब मैं फरारी खरीद लूँगा तब मेरे पास खुशियाँ आएंगी, वो आपकी गलत सोच है। एक हैप्पीनेस के ऊपर एक बड़ी अच्छी सी ऑब्जर्वेशन देखी मैंने, बताओ ना। तो अभी मानसून सीजन चल रहा है यार, तो हुआ क्या कि मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली पूरी, हम एक 7 सीटर गाड़ी में बैठे हुए थे, तो सारी फैमिली साथ में थी। तो हल्की हल्की सी बारिश होने लग गई और हम दिल्ली में कैंट एरिया से जा रहे थे। तो दिल्ली कैंट बिल्कुल साफ रहता है ना, उसका गुड़गांव और दिल्ली ऐसा हाल नहीं होता, राइट ना, गाड़ियाँ तैरती नहीं है, तो पानी नहीं भरता इतना। बट वहाँ पे बीच में ना कहीं कहीं जैसे स्लोप नीचे की तरफ है, तो एक रोड इस साइड से बिल्कुल क्लीन है, इधर पानी भर गया। हाँ जी। तो वहाँ पर ना दूर दूर से छोटे छोटे ना बच्चे आ गए, वो हो सकता है कहीं स्लम से आए हो, कहीं दूर से आए हो, बच्चे आ गए। वो 15-20 बच्चे जमा थे जहाँ पे पानी पड़ा हुआ था। अब मेरा भाई बहुत स्लो स्पीड, मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, तो बहुत स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहा था, बट उसे बार बार बोल रहे कि इस साइड से आओ, इस साइड से आओ, ऐसे इशारा कर रहे इधर से आओ। तो उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहा है कि यहाँ से आओ। तो उसने हल्की सी गाड़ी इधर की तरफ से लेके निकाल दी। अब उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं थी, 40-50 की स्पीड होगी, बट फिर भी क्या हुआ, जब वो बच्चे खड़े हुए थे और सब मेरे को बिल्कुल याद है उनका ड्रेस, मतलब बिल्कुल कच्चे बनियान में खड़े हुए हैं वहाँ पे, और जैसे ही वो गाड़ी निकली वो पानी उनके ऊपर ऐसे है ना छपक के गया, स्प्लैश हुआ, और वो स्प्लैश उनको ऐसे मस्ती आई उनके अंदर, इतने खुश होने लग गए कि वाह मजा आ गया। उनके लिए था कि वाटर पार्क का एंजॉयमेंट हो गया उनका। राइट। तो आप सोचो उस खुशी के लिए कितने पैसे लगे। दैट इज हाउ यू आर एंजॉयिंग योर डे मैन। अगर आज आप साइकिल चला रहे हो, आपको मोटर बाइक वाला लगेगा यार ये तो मेरे से बहुत अच्छा है, तो आप नाराज हो जाओ, आप उसे एंजॉय मत करो, साइकिल चलाना एंजॉय मत करो। जो मोटरसाइकिल वाला है उसे गाड़ी वाला देख के, फिर गाड़ी वाला देखेगा वो पोर्शे फरारी लैम्बोर्गिनी चला रहा है,
तो ऐसे तो कोई प्राइवेट जेट पे भी जाके खुश नहीं होगा. सही बात आपको है. खुश तो होना ही पड़ेगा. यू शुड बी हैप्पी. यू शुड बी हैप्पी. आपको रोज खुश होना है. जो भी आपके पास है, परमात्मा का शुक्र मनाओ जो भी उसने आपको दिया है, और उसमें एंजॉयमेंट करो. मैंने क्या बोला, जब मैंने शुरू किया तो मुझे मजा आता था जो भी Yeah. मैं कर रहा था. तो उस दिन को जब मेरे पास नहीं था तब भी मैंने एंजॉय किया. आज है तो भी एंजॉय कर रहे हैं. सो व्हेन इज द राइट टाइम टू एंजॉय? राइट नाउ. Right now. आज से शुरू करो. लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम. वेरी नाइस. सो आपने जैसे कि बोला कि आप अब बोल सकते हो फिलोसफिकल बातें, तो इससे कई लोगों को समझ में आ गया कि आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो. ठीक है यार, मतलब ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा नहीं नहीं, लगता अच्छी है. बात है यार. मैंने इसका ना आंसर दिया, मतलब मैंने अपनी वाइफ को आंसर दिया. मतलब मैंने कहा यार देख, अब क्या है ना, इसके ऊपर सारे नंबर्स हैं. मैंने उसे बोला देख, मैं तेरे को दुनिया में कहीं भी घुमा सकता हूँ आज के दिन में. तू जहाँ बोलेगी, यू नेम अ कंट्री, आप मैप पे उंगली लगा दो, हम जा सकते हैं. ठीक है, हम 5 स्टार्स में रुक सकते हैं, हम अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, हम अच्छे घर में रह रहे हैं. भगवान की दया से आपके आसपास लोग हैं जो आपके लिए काम भी कर रहे हैं. राइट. ठीक है, तो आप एक अच्छी रिच लाइफ जी रहे हो. आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, लोग आपको सुनते हैं, और आप जहां जाते हो लोग आपको इज्जत देते हैं. तो इससे ऊपर की कोई भी नंबर की वेल्थ, सब नंबर्स हैं. सब नंबर्स हैं. सब नंबर्स हैं. अब कोई बोलेगा यार आप तो मतलब अंबानी बन सकते हो, तो बन तो कोई भी कुछ भी सकता है. कोई उसमें ये तो नेवर एंडिंग रेस है. नेवर एंडिंग रेस है. हाँ. तो आप एक इस लेवल पर आ गए हो, आप फ्लाइट में जाओगे, आप बिजनेस क्लास में जा सकते हो. भाई मैं हो सकता है हर बार फर्स्ट क्लास में ना जाऊं, हाँ. बट मैं बिजनेस क्लास में जा सकता हूं, वो मैं अफोर्ड कर सकता हूं. तो ये एक लाइफ अटेन कर ली है. तो अब क्या है कि ये नहीं है कि यार अब एक रेस है. सो दिस इज व्हाट आई कॉल अ सेटिस्फाइड लाइफ, अ रिच लाइफ. जब आप कहीं भी जा सकते हो, जो मन है वो कर सकते हो. आपका मन है यार आज मैं पूरे दिन कुछ नहीं करूंगा, आज बैडमिंटन खेलूंगा, मेरे को कोई काम नहीं करना, तो आप वो लाइफ जो आपने ड्रीम लाइफ स्टार्टिंग में बोला था ना, दैट इज द ड्रीम लाइफ जो कभी मेरी थी, जो मेरे खुद के सपनों में थी कि यार ऐसी जिंदगी जीनी है कि आप जो चाहो वो कर सको, जिससे मिलना चाहो आप उससे मिल सको, आप अच्छी बातें कर सको, और सोसाइटी के लिए भी अच्छा कर सको. राइट. सो ये, और इस लाइफ के बाद ना गिविंग फैक्टर आ जाना शुरू, मतलब आना शुरू हो जाना चाहिए. इसके बाद ऐसा होना चाहिए कि यार नाउ यू हैव अचीव्ड इट. आपने कर लिया ना. अब अगर आप रेस में लग जाओगे तो आप सिर्फ और एक्यूमुलेशन 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 के फेज में आ जाओगे. राइट. सो देयर शुड बी 2 थिंग्स. नाउ आपके पास जो है वो आप दो, तो टैक्स तो बहुत देते हैं हम और वो अल्टीमेटली सोसाइटी में जा रहा है. वो तो है ही खैर. ठीक है, तो टैक्स तो बहुत देते हैं हम. और पॉइंट नंबर 2 आ जाता है कि उसके साथ साथ इफ यू हैव लर्न समथिंग जिसकी वजह से आपने वो क्रिएट किया है, टीच इट टू अदर पीपल. अमीर लोग पहला वाला काम तो सब करते हैं, टैक्स तो देते ही. कुछ लोग नहीं भी देते, है ना. मतलब वो तो मैं सोचता हूँ कि हमने कमाया ही नहीं है, दैट इज नॉट आर, मतलब वो हमारा है ही नहीं. हाँ, वो आया और गया. वो मैं तो सोचता हूँ जो सीए को एक्सेस दे रखा है, अकाउंटेंट को दे रखा है, वो सीधा ओटीपी मांगते हैं और टैक्स भर देते हैं. उसके बाद जो बचा वो मेरा है. राइट. मुझे तो ये लगता है जो बच गया वो मेरा, वो भी साल के बाद देखूंगा. हाँ. ये पहले सारे एडवांस टैक्स दे दो, सारा जीएसटी दे दो, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा लगता है, वो सब ठीक है. बट उसके बाद क्या है, जो अमीर लोग होते हैं ना, दे वॉन्ट गिव यू टाइम एवर. वो आपको टाइम नहीं देंगे. मतलब आपको और तो दे देंगे, बट मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ. नहीं, मैं समझ गया आपका हाँ, वो point. आपको टाइम नहीं देंगे, और उन्हें जीरो इंटरेस्ट है आपको अपना कोई भी सीक्रेट या कोई भी ट्रेड सीक्रेट बताने के लिए. जीरो इंटरेस्ट. क्यों बताए वो? आई नो सच पीपल जिनकी मान लो माइंस चल रही हैं. मैं एग्जांपल नाम नहीं लूंगा, वो सारी गाड़ियां जो आप सोच सकते हो सब है उनके पास. हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते. वी आर नॉट इवन अ ड्रॉप इन एन ओशन. मतलब ठीक है, मैंने बोला कि अब अमीर बनना और सुपर रिच तो बात ही अलग है ना. फिर तो कोई एंडिंग ही नहीं है. तो कहने का मतलब क्या है कि वो लोग आपको कुछ नहीं बताना चाहते. आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके लिए काम का आ सकता है, तो शायद वो आपको 5 मिनट सुन लें. अदरवाइज उनको कोई मतलब नहीं है, एंड दे विल नेवर टीच यू. कोई इंटरेस्ट नहीं है. सो आपको उनसे सीखना तो पड़ेगा ही. देखो मैं सीधी बात बोलता हूँ, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी. तो उसकी हमारे पास, हमें पता है हमें क्या पढ़ना है. यू नो व्हाट टू स्टडी. आपको इंजीनियर बनना है, यू नो व्हाट टू स्टडी. आपको लॉयर बनना है, यू नो व्हाट टू स्टडी. आपको अमीर बनना है, देन इसका तो कोई कोर्स ही नहीं, कोई सिलेबस नहीं. कौन सिखाएगा भाई? राइट. कौन बताएगा? सो कोई बताता नहीं है. मतलब ये एक बहुत बड़ा लूपहोल है कि अमीर लोग अमीर बनना नहीं सिखाते.
बट आपके केस में क्या है, आप प्रेफर नहीं, करते हो सिखाना, मतलब आपकी यार लर्निंग्स देखो टीचिंग? मैं बहुत अमीर तो नहीं हूँ जो मैं बोलूँ कोई सुपर रिच वाली कैटेगरी में नहीं हूँ, बट मैंने क्या बोला कि वो जो लाइफ मैंने सोची थी वो मैं पहुंच गया। मतलब रिच नहीं, मतलब आपने ऑब्वियसली उन लैडर्स को क्रॉस किया हाँ, है, लैडर्स पार को किया क्रॉस है, किया। तो आपको पता है कि किस तरह से इन रास्तों से निकलना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आज मुझे कोई फ़ोन करके बोलेगा तो मैं फ़ोन पे बात नहीं करूँगा। हम्म, कोई मुझे बोलेगा कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो शायद मैं भी टाइम नहीं दूंगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि लोगों की प्रॉब्लम उनके लेवल के अकॉर्डिंग होती है। अंबानी को प्रॉब्लम है कि भैया एक नया प्रोजेक्ट डालना है जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। राइट। उसकी प्रॉब्लम है कि भाई एक नया प्रोजेक्ट डालना है, ये होगा, हाँ, है ना। एक आम आदमी की प्रॉब्लम है, भैया मैंने 20,000 रुपये कहीं लगाए थे, किसी की बातों को सुन के कोई क्रिप्टो का कोई कॉइन खरीद लिया था, कुछ कर लिया था और वो मेरे जीरो हो गए। जीरो है अब मुझे बताओ मैं को क्या करना है। तो ये उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए, राइट। उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट बात क्या है कि लोगों की प्रॉब्लम लोगों के अकॉर्डिंग होती है। तो अब इसका आंसर तो कोई और भी दे सकता है, ना सिर्फ मैं, बट बहुत सारे लोग दे दे सकते सकते हैं। हैं। मेरे पास आओ तो एक ऐसी प्रॉब्लम लेके आओ जिसमें मेरी एक्सपर्टीज यूज हो पाए, जहां पे मेरी एक्सपर्टीज यूज हो पाए। अगर मुझे कुछ आता है, मुझे किसी चीज़ की समझ है, आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, शायद मैं हेल्प कर सकता हूँ। बट अब अगर आपको मैंने अभी शुरू किया है, आप सोचो आपको क्रिकेट सीखना है, आपको आपके क्रिकेट पास नहीं सीखना आऊंगा है मैं। और आपको मुझे इंडिया के हेड कोच से क्रिकेट सीखना है, वो सिखाएगा? वो टाइम भी नहीं देगा। पहले सीख क्या, कुछ पहले लेवल्स बिल्कुल क्रॉस नीचे, करके। हाँ यार तूने रणजी तो खेला हो तो तेरे से बात भी करूं, राइट। आप समझ रहे हो। सो प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने ना चाइनीज खाना शुरू कर दिया, चाइनीज मूवी देखी नहीं ढंग से। मैं चाइनीज मूवी की क्यों बात कर रहा हूँ, जब कोई किसी मास्टर से जाके कुंफू सीखना चाहता था ना कि कुंफू सीखूंगा, तो मास्टर क्या कहता था, पहले ना बर्तन धो दे, झाड़ू लगा दे, उसका पेशेंस चेक करता था कि यार सच में उसमें है वो चीज़ें नहीं है। आप समझ रहे हो। समझ तो रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं। अब होता क्या, मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ, वो मासेस के लिए है। अब 2 तरीके की अप्रोच होती है, एक होती है बिल्कुल आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मतलब वो सबके लिए है। एक होती है सब्जेक्टिव, आप अलग हो, आपकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, आपके ड्रीम्स अलग हैं, आपके गोल्स अलग हैं, आपके माइलस्टोन अलग है, आपके काम करने का तरीका अलग है, और हो सकता है आप में कुछ क्वालिटीज अलग हो। तो वो सब्जेक्टिव अप्रोच अलग होती है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच अलग होती है। राइट। आपको क्या चाहिए। मैंने तो एग्जांपल कोई स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो मैंने एक जर्नल, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव एक फॉर्मूला बताया, जिसमें मैंने बोला भैया 100 माइनस एज रूल, जिसमें मैंने बोला कि भैया आपकी जो भी एज है उसे 100 से माइनस कर दो। तो अगर आप 70 साल के हो तो आप 100 से 70 को माइनस करो, 30 आ जाएगा। दिस इज द परसेंटेज ऑफ मनी यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी। ओके, बट वो 70 साल का आदमी का यार मुझे तो यार एग्रेसिव अप्रोच चाहिए। एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का, वो कुछ भी हो सकता है। कोई आदमी कुछ बिल्ड करना चाहता है। मैं एक बार आईआईटी गया, आईआईटी के अंदर मैं कई बार आईआईटी गया हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, वो मार्क्स ला के पास होके वहां पे आ गए, उन्हें एक्चुअल में सच बताऊं सबको बहुत कुछ नहीं आता। तो वहां पर 60% लोगों के अंदर ये है कि हमें अपना स्टार्टअप करना है। हाँ। अब उनसे बात करो क्या स्टार्टअप करोगे, मैं ना एग्रीकल्चर के अंदर कुछ करना चाहता हूँ, बट आगे क्या, मैं कुछ ऐसा मशीन बनाऊंगा जिससे ये हो जाएगा। तो अभी क्या किया, सोच रहा हूँ करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या है, दे डू नॉट नो। एक शार्क टैंक इंडिया देखकर ना लोगों के अंदर वाइब आ गई कि हमें अपना स्टार्टअप करना है ना, एक्चुअली में। सो भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे ऑफिस में एक लड़का है, उसकी 50,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी है। तो उसने क्या किया, उसने अपने होम टाउन के अंदर एक लड़के को हायर किया, उसे बोला तेरे को फिक्स मैं 7,000 रुपये महीना दूंगा। तो उसके होम टाउन में भाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, 7,000 दूंगा, बट ये तो मैं बेयर मिनिमम तेरे को दूंगा, तेरे को दिन का 500 रुपये से 1,000 रुपये तेरे को अर्निंग हो जाएगी। ठीक है। तो उस लड़के ने बोला बताओ जी क्या है। तो उसने क्या किया, एक मोमोज का ठेला लगाया। अच्छा, ठीक है। तो मोमोज का ठेला लगाया, उसने बताया कोई 200-250 रुपये किलो मोमोज आते हैं, और उसमें ठेले में उसकी टोटल कॉस्टिंग आई 10,000 रुपीज़ हार्डली। ठीक है। तो मुझे क्या समझ आता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। वो 6 महीने से ठेला चला रहा है, वो मेरे ऑफिस में काम करता है, बट उसने मुझे कल बताया कि 6 महीने हो गए। तो मैंने कहा क्या कर रहा है यार, तो कह रहा वैसे होम टाउन में एक लड़का था, तो उसे एक ठेला करवा दिया, और मेरे पापा एक बार बस लुक आफ्टर कर लेते हैं, जो भी अमाउंट आता है तो उसे इतने मोमोज हम क्वांटिटी के हिसाब से देते हैं, और वो बेच के आता है। और ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ पे कॉलेज के बच्चे हैं वो आके 20-20, 30-30 रुपये की मोमोज की प्लेट खाते हैं। तो कह रहा मुझे 70 to 80% पर मंथ का
जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो आ जाता है, मतलब उसे 8-10 हज़ार रुपये महीना बच रहा है एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है, 8 हज़ार रुपये तो उसको बेयर मिनिमम बच रहा है। हम्म, तो मैंने कहा एक क्यों, फिर तो 10 खोल ले, खोल सकते हैं। अब आप समझो वो लड़का मेरे लिए फार बेटर है जो बच्चा आईआईटी में पढ़ रहा है, True. क्योंकि उसने वो 10,000 रुपये का रिस्क लिया, 10,000 का रिस्क लिया, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी, आप समझो, एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी, एक 10,000 का रिस्क लिया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी, और 6 महीने से सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा है। कह रहा है 1-1.5 महीने में तो मेरा जो लगाया हुआ था वो आ गया, अभी आज की रेट में मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं तो सोच रहा हूँ 1-2 और कर लूँ धीरे धीरे। तो मैंने कहा 1 क्यों 10 क्यों नहीं, हाँ, कह रहा 10 भी कर सकते हैं, 10 में कितने पैसे लगेंगे। तो मैंने कहा काम कर, तू 100 कर, तेरे को इन्वेस्टमेंट मैं देता हूँ, तू कर रहा, अगर इफ यू आर अटेनिंग 70% ऑफ ROI, हाँ, वो भी मंथली बेसिस पे, तेरे को और क्या चाहिए भाई, तू पकड़ 10 लाख रुपए। आप सोचो उस लड़के को 10 लाख का चेक देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो IIT में जो है उसे भी पता नहीं है क्या करना है, बिजनेस होगा कैसे, पैसे आएंगे कैसे, उसको 10 लाख के 10,000 देने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो डुबो देगा। हाँ, उसका एक एस्पिरेशन है जो उसने देख लिया कि सारे आईटीएंस जो है वो स्टार्टअप कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो मुझे भी करना है, वो एक भेड़चाल हो गई। मैं क्या बता रहा हूँ, 60% बच्चे आज की डेट में ऐसा सोच रहे हैं। वो बहुत इंटेलिजेंट है, उनके एकेडमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर है, बट उनको प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, बिजनेस नॉलेज क्या है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और वो सब में नहीं होता। आईटी के बच्चे, IIM के बच्चे जाते बहुत ऊपर हैं, सब जाते हैं, ये क्वेश्चन है। एनवायरनमेंट आपको मिलता है तो वहाँ पर एक एनवायरनमेंट अलग मिलता है, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई आप लोग जो सुन रहे हो, आपको इस स्टोरी से सीखना चाहिए यार, 10,000 से बिजनेस शुरू करो। आप बिजनेस करते हो, आप एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, होगा नहीं होगा देखा जाएगा। डाउन साइड क्या है, 10,000 चले जाएंगे, अप साइड क्या है, 10,000 से हर महीने 10,000 आ जाएंगे, राइट, उससे ज्यादा आ सकते हैं, और मेहनत करो, और जो पैसा कमा रहे हो उसे खर्च क्यों कर रहे हो। अगर 10,000 से 10,000 कमाए तो एक और ठेला लगाना चाहिए ना, पैसे से पैसा बनाना चाहिए आपको। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। सो दिस इज अ राइट आइडियोलॉजी। वो कहता है स्टार्ट स्मॉल, डजंट मैटर व्हाट यू आर डूइंग। सो मैं घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम पे मतलब शायद मुझे 200 रुपये घंटे के मैं चार्ज करता था, 200 रुपीज पर आवर मैं चार्ज करता था। बहुत था यार, मौज थी 200 रुपये में। 1 घंटा पढ़ाने का 200 रुपीज अर्न कर लिए। 17-18 साल की एज में मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत होता था भाई। अगर दिन में 5 ट्यूशन पढ़ाती तो 1,000 रुपये कमा लिए यार। 1,000 रुपये उस एज में, 1,000 रुपये उस एज में बहुत होते थे। तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, डू एनीथिंग, क्योंकि आप आज सोचो कि मेरे को आज ही कुछ ऐसा मिल जाए कि यार मेरे पास सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं हो। यू विल हैव टू स्टार्ट स्मॉल, बट देन यू विल हैव टू मेक इट बिग। वो विजन होना चाहिए। हाँ, विजन। और आप जो अभी कर रहे हो, आपको उसमें ना बिलीव होना चाहिए कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अचीव वो करना है। इसलिए आज मैं ये छोटी काम भी अगर मैं कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता है बड़ा बना लूँगा इसको आगे जाके। सो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी की अगर बात करें तो ऑब्वियसली वो काफ़ी फ्रूटफुल भी रही, टचवुड। सो अगर हम जानना चाहें कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्या रहा और सबसे ज़्यादा लॉस कब हुआ आपको? सी एज सच लॉस तो कुछ खास नहीं हुए, क्योंकि मैंने स्टार्ट स्मॉल ही किया। वो मेरा वाला ही रूल है कि स्टार्ट स्मॉल मेक इट बिग। हाँ, तो मैंने इनिशियली कोई बहुत सारे पैसे नहीं लगाए स्टॉक मार्केट में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, लोग कोविड के टाइम में स्टॉक मार्केट पे इंक्लाइंड थे, और मैं रियल एस्टेट पे इंक्लाइंड था। वो आपको जो समझ आता है वो करना चाहिए था। मुझे रियल एस्टेट ज़्यादा समझ आता था, स्टॉक मार्केट कम समझ आता था। तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस करी ऑनेस्टली, कि मैं बिल्कुल, जो कहते हैं ना, हमने तो डिप पे खरीद लिया, लोगों ने खरीदा होगा कि जब क्रैश हुआ तब हमने पैसा डाल दिया। तो ऑनेस्टली मैंने वो क्रैश मिस किया, ठीक है, तो वो मेरा एक मिस हो गया। बट मैंने उस टाइम पे रियल एस्टेट पे अच्छे पैसे लगाए, और रियल एस्टेट भी क्रैश हो रहा था। तो मैंने अपनी एक्चुअल में वेल्थ रियल एस्टेट से बना ली, बन गई। सो वो दैट वाज अ राइट टाइम कि मैंने ना उस टाइम पे कुछ अच्छी डील्स कर दी जिसपे मल्टीप्लाई हो गया पैसा। सो पॉइंट नंबर 1 तो वो मेरे को फ़ायदा हुआ। रियल एस्टेट के बाद स्टॉक मार्केट पे आ जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट की इनिशियल जर्नी ऐसे हुई कि भाई कुछ आपने म्यूचुअल फंड में SIPs कर रखी हैं। आपने देखा यार कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद ही सब कुछ शुरू हुआ है मेरा। एग्जैक्टली, हाँ। तो कोविड के बाद SIPs थी, तो धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं लमसम तो नहीं लगा पाया, बट म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, और मैंने बड़ी SIPs खरीदी कंपैरेटिवली। मतलब अगर लोग जितनी करते हैं, तो मतलब मैंने एक डिसेंट अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू किया, मतलब इन मल्टीपल लैक्स। सो वो कुछ टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट देने लग गया। ठीक है। और
किया क्या मैंने उसमें भी कि जब अच्छा प्रॉफिट बना तो मैंने वो पैसा लगा के एक और रियल एस्टेट खरीद लिया। तो मैं रियल एस्टेट तो खरीदते ही हूँ, मतलब दिस इज माय वे टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। सो इस टाइम तक आपने अपनी लग्जरी पे पैसा खर्च करना स्टार्ट नहीं किया, पैसे से और पैसा बनाना ट्राई किया? लग्जरीज की कोई एंड नहीं है। एंड नहीं है। आप क्या गोल्ड को लग्जरी मानते हो? अगर आप गोल्ड को लग्जरी मानते हो तो मैंने बहुत टाइम से गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। मैं गोल्ड को लग्जरी नहीं मानता, ठीक है? मैं लग्जरी मानता हूँ जैसे गाड़ियाँ लग्जरी, हाँ है ना? तो वो बाद में, मतलब पहले घर बना लो, पहले बंगला बना लो, उसके बाद नीचे जो गाड़ी खड़ी करनी है वो बाद में आएगी। और लोग उल्टा करते हैं पहले 25 लाख 50 लाख की गाड़ी ले आते हैं और रह रहे होंगे वो बेचारे यार छोटे मैंने एक बड़े छोटे से घर में रहता था, तो मेरी बड़ी हम्बल बिगनिंग्स हैं। तो मैंने उस टाइम पे सोचा यार मेरी ड्रीम कार मर्सिडीज़ है। उस टाइम में मर्सिडीज़ थी, तो मैंने कहा यार मेरे पास मर्सिडीज़ क्यों नहीं है। मैंने कहा चल अगर मेरे पास मर्सिडीज़ हो भी तो मैं खड़ी कहाँ करूँगा? मेट्रो की पार्किंग में, क्योंकि हमारे पास पार्किंग भी नहीं थी ना। बहुत छोटे छोटे घर, बहुत छोटी छोटी गलियाँ। तो आई वॉज फ्रॉम ईस्ट दिल्ली ओनली। तो आप समझ सकते हो कि मतलब वो छोटे छोटे घर, छोटी छोटी गलियाँ, वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा जो आदमी के पास मर्सिडीज़ होती है वो कहाँ जाता है, वो क्या करता है? यार मेरी कैटरीना कैफ से शादी नहीं हुई, ठीक है? तो तू क्या विकी कौशल है? समझ रहे हो मेरी बात? लोग क्या कहते हैं यार, उन्हें लड़की कैटरीना कैफ जैसी चाहिए। यार तुम विकी कौशल जैसे दिखते हो, राइट? आप अपने आप को भी तो देखो, आपको भी तो देखना पड़ेगा। आपको एंजेलिना जॉली चाहिए, आप ब्रैड पिट हो, आप नहीं हो तो कैसे हो जाएगा? ये मतलब मैं ये स्टेटमेंट कई बार दोहराता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वॉरेन बफे के एक पार्टनर है जिनका नाम है चार्ली मंगर। वो बहुत बहुत ही बढ़िया बातें करके गए हैं। लोग वॉरेन बफे को ज़्यादा जानते हैं, हाँ। चार्ली मंगर को कम जानते हैं। पर चार्ली मंगर को जब आप स्टडी करोगे तो उनकी बहुत अच्छी अच्छी क्लासिक बातें करते हैं वो। तो एक वो सिंपल सी बात बोलते हैं, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ क्रेजी एनफ प्लेस टू रिवॉर्ड अ होल बंच ऑफ अनडिजर्विंग पीपल। तो इसका मतलब क्या है, दुनिया पागल नहीं है। जो लोग डिजर्व नहीं करते उन्हें चीज़ें दे, उन्हें वो दे जो उन्हें चाहिए, वो नहीं देगी। दिस वर्ल्ड इज नॉट क्रेजी इनफ प्लेस। आप डिजर्व करते हो उतना ही मिलेगा। आपके तशरीफ के नीचे जो गाड़ी है वही आप डिजर्व करते हो, राइट? अगर मेरे पास कभी मर्सिडीज नहीं थी तो मैं जानता था कि मैं उस टाइम पे उसे डिजर्व नहीं करता था। आप समझ रहे हो? मुझे लोग नहीं सुनते, अरे तू डिजर्व करता है क्या भाई? मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, भाई मेरे व्यूज नहीं आ रहे थे, तो मैंने पूछा कि तू डिजर्व करता है? तू सुन रहा है टॉनी रॉबिन्स को? टॉनी रॉबिन्स को देख तो सही, वो कैसे बात करता है। और आप बनना चाहते हो तो ठीक है, बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू विल हैव टू बिकम डिजर्विंग। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे शायद नहीं, बट आपको तो आपको अपना डिजर्वेड फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। राइट? क्या आप इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हो? मैं खेलता हूँ, नहीं खेलते हम, क्योंकि हम डिजर्व ही नहीं करते ना। वो जो टॉप 11 प्लेयर्स जो खेल रहे हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं। वो कोच पागल नहीं है किसी को भी खिला रहा है। राइट? हम तो बोल देते हैं भाई इसने कैसा खेला, यार उसने क्या किया है वहां पे पहुंचने के लिए हम जानते भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो मैं कहने का मतलब क्या है, आपको अपना डिजर्वेड फैक्टर बढ़ाना, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप जिस घर में रहते हो सर, बुरा मानो भला मानो, आप उसे डिजर्व करते हो। आप कहते हो मैं यार सैन फ्रांसिस्को क्यों नहीं रहता, भाई डिजर्व नहीं करता। मेरा यूएस का वीज़ा 2 बार कैंसिल हुआ। जब मैं इनिशियली मैंने शुरू किया था, आई थिंक मैं शायद टीनेज में ही होऊंगा, तो आई वॉज इन डायरेक्ट सेलिंग। तो वहाँ पर क्या होता था कि यू डू सर्टेन सेल्स और आप क्वालिफाई करते थे इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए। ठीक है। तो मैंने अमेरिका का ट्रिप 2 बार क्वालिफाई किया एक ही साल में। एक अप्रैल में ट्रिप था, एक सितंबर में ट्रिप था, दोनों क्वालिफाई कर दिए। टीनेज थी मेरी। तो मैंने इनिशियल मतलब शायद 20s होगा, शायद टीनेज नहीं होगी तो 20s होगा। तो इनिशियली मैंने वो क्वालिफाई किया। यार मैं अप्रैल में गया तो उन्होंने मेरे से बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन करी। अच्छा कमाल की बात है, वो 2 लोगों के लिए ट्रिप देते थे। अच्छा। तो मैं अपने दोस्त को साथ में लेके गया। अच्छा दोस्त को वीजा मिल गया और मुझे नहीं मिला, यूएस का वीजा नहीं मिला। सो +1 को मिल गया। हाँ +1 को मिल गया, तो मेरे बिना तो वो जा नहीं सकता था। तो ट्रिप तो मेरे नाम पे थी ना। राइट। तो ट्रिप कैंसिल हो गई। फिर सितंबर में मैं फिर से गया, उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने अपने आप से एक ही चीज़ पूछी, इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया? इन्होंने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि उन्होंने देखा यू आर नॉट डिजर्विंग। तेरे पास एक्चुअल में उतने पैसे नहीं है, यूएस इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है? आज तो तेरे को ट्रिप मिला है, इन्होंने स्पॉन्सर किया है। व्हाट इज योर नेटवर्थ? तेरे पास क्या है? तेरे पास तो यूएस में पाने के लिए सब कुछ, ऑल्दो मुझे जाना नहीं है ना, बट तेरे पास यूएस में पाने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर भी है वो भी लाखों में कमा रहा है, ठीक है? वो चाहे खर्चा भी लाखों में कर रहा है और कुछ बचा के फिर भी कुछ लाख घर पे भेज देगा। राइट। एग्जाम्पल है। बट बात क्या है कि वो ऐसा क्यों ना सोचे कि तेरे लिए एडवांटेज है यूएस जाना। तू वहाँ पे जाके डॉलर उड़ाने नहीं जा रहा क्योंकि तेरे पे है नहीं, है ना?
इस बार हम गए, बिल्कुल जो रियलिटी है बस वो बोला, उन्हें शक्ल देख के उन्हें पता लग गया यार ये मतलब वहाँ पे सेटल होने नहीं जा रहे, हाँ, और पहले भी नहीं जा रहे थे, बट उन्हें क्यों डाउट ना हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई उस टाइम पे आप बैचलर थे, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है इंडिया में, तो आपके पास जब कुछ नहीं है तो आपको क्यों दे वीज़ा। मेरा रिजेक्ट हुआ, तो रिजेक्ट होने पे मैं गुस्सा हो जाऊँ कि भाई क्यों दिया, ये पागल लोग हैं। मतलब ऑल तो मैं और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज घूम के आया था, आपको ये देखना क्या आप डिजर्विंग हो। वो शक्ल देख के वीज़ा देते हैं, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं देखते, एक भी नहीं देखते। उन्हें आपको देख के पता लग जाता है कि दिमाग में क्या है आपके। उन्होंने मेरे से पूछा यूएस में कहाँ जाना, मैंने कहा मैं सोचा ही नहीं अभी, सच में नहीं सोचा, अभी तक नहीं सोचा, मैं वीज़ा लगवा रहे हैं वहीं। दिस वॉज माई आंसर, मैं सोचा ही नहीं भाई कहाँ जाना है, कहाँ सोचेंगे, जब मन करेगा कहीं चले जाएंगे। चले जाएंगे, कभी सोचा ही नहीं। हाँ, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यू बी वेरी जेन्युइन कि भाई मदर क्या करती है ये करती है, वाइफ क्या करती है ये करती है, फादर क्या करता है रिटायर्ड, जो है वो है। तो आपने सब कुछ सच से बताया, आपने बिल्कुल क्लियर बोला, और उन्हें समझ आ रहा है, दे आर एक्सेसिंग कि भाई आपका क्या काम है, क्या करते हो, बता दिया। उन्हें भी मेरा यूट्यूब चैनल पता एग्जाम्पल है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूट्यूब बट आई थिंक ये भी डिजर्विंग फैक्टर ही है ना कि आपने अचीव कर लिया वो पॉइंट की। हाँ तो ठीक है, बट मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि वेदर यू डिजर्व इट और नॉट, आपको वो मिलेगा। बट आप जो पॉइंट बोल रहे हैं इसमें क्या होता है ना, ये डिजर्व आप करते हो ना करते हो, उसमें ना लोग अपना फेलियर बीच में ले आते हैं कि यार इस वजह से नहीं कर पाया। हाँ मैं तो डिजर्व करता हूँ, ये तो मेरा फेलियर हो गया, ये तो गलत, सामने वाला गलत है, मैं तो डिजर्व करता ही हूँ। क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, जैसे आपने बोला ना कि मेरे को, आपने अपने आप को खुद खंगोला कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ नहीं करता। लोग ये मानते हैं कि मैं तो डिजर्व करता ही हूँ, स्टेटमेंट ही यहाँ से चालू होती है, आई एम डिजर्विंग। मेरे को नहीं मिला तो आई थिंक या तो वो सिचुएशन गलत है, वो बंदा गलत है। यार अंदर सबको पता होता है कौन कितने पानी में है। मैं इसी का एग्जांपल इसमें ऐड करता हूँ, जो आज मेरी वाइफ है, उसने मुझे कॉलेज में रिजेक्ट किया था, पूरे कॉलेज में एम्फी थिएटर में खड़े हो गए सबके सामने। तो मैंने भी अपने आप से एक सवाल पूछा, डू यू डिजर्व दिस गर्ल। इसके पापा ने इसे ऑडी दे रखी है, तेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, बाइक पे आता है, मतलब कॉलेज बाइक पे आता था इनिशियल ईयर में। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डू यू डिजर्व दिस गर्ल, आंसर वाज नो। सो बिकम डिजर्विंग। मैं व्हेन यू विल बिकम डिजर्विंग यू विल गेट व्हाट यू वांट। सो आप डिजर्विंग बनो। तो मैंने ट्राई किया भाई, कोशिश करी डिजर्विंग बनने की, तो बस दैट्स द थिंग, मतलब दैट्स द आंसर, आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं यार मेरे को मूवी नहीं मिली, मुझे रोल नहीं मिला, यार इफ यू आर डिजर्विंग यू विल गेट इट। आपकी लव स्टोरी से मुझे गोविंदा कादर खान और गोविंदा तो 100% रिलेट करता हूँ मैं यार, मतलब जा पहले 50 लाख रुपए कमा के आ, फिर जाके मेरी बेटी का हाथ मांगियो। हाँ यार, मैं कभी अगर कोई मूवी बना सकते हैं, मेरे पास तो सारे डायलॉग्स हैं यार। तो मैंने ऐसा डायलॉग अपनी सासू माँ को मांग रहा था, तो जब हम पहली बार उन्होंने मिला तो उनकी तरफ से क्लियर नो थी, लेवल मैच नहीं हो रहा, दैट वाज अ क्लियर नो। और लेवल क्या यार, लव मैरिजेस के लिए इंडिया में कोई भी मानता नहीं है, मतलब इंटरकास्ट मैरिज तो मतलब एक टैबू अभी भी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग है। तो मैंने एक डायलॉग मारा, तो उन्होंने कुछ बोला, सारी बातें हुई, तो पता नहीं उस वक्त मैं हवा में बहुत रहता था यार, मतलब थोड़ा सा अलग था, अब ये थोड़ा अलग है। तो मैंने कहा आपको कैसा लगेगा आपकी वाइफ एक स्पोर्ट्स कार में, मतलब आपकी बेटी एक स्पोर्ट्स कार में घर पे आएगी, मायके आएगी, तो आपको कैसा लगेगा, इस तरीके से मैंने बोला था। तो मतलब जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद भी सासू माँ ने एक दो बार वाइफ को बोल दिया, कहाँ है तुम्हारी स्पोर्ट्स कार। नहीं मतलब मैंने बहुत डायलॉग बाजी करी है, मतलब तो है, तो इसलिए आपने स्पोर्ट्स कार ले लिया भाई। नहीं मेरे को पसंद नहीं। नहीं, अब सासू माँ के पास जब जाते हो तो ये रही स्पोर्ट्स कार। एक्चुअली मैं बहन को देना चाहता था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। हुआ क्या कि सी इन स्पोर्ट्स कार और इन लग्जरी वॉचेस इंडिया में क्या है, इवन इफ यू हैव मनी यू कैन बाय इट। अगर आप कहोगे मेरे को आज एक फरारी लेनी है, मैं पैसे लेके जा रहा हूँ, आपके पास पैसे हैं, आप चेक दे सकते हो, वो है नहीं अवेलेबल, आपको मिलेगी नहीं। आप कहोगे मैं पोर्शे के शोरूम जा रहा हूँ, गाड़ी खड़ी तो है, ये चाहिए मुझे, मैं पैसे दे रहा हूँ, नहीं जी दिस इज़ नॉट अवेलेबल। आप बुकिंग कराओ, 6-8 महीने 1 साल के बाद आएगी आपकी गाड़ी। आप घड़ी देखने जाते हो, वो दिखाते हैं आपको रोलेक्स की घड़ी, दिखा देंगे, आपको मुझे चाहिए तो क्या बोलेंगे, सर ये तो डिस्प्ले पीस है, आप बुकिंग कराइए, और वो भी हम आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं देंगे कि कब मिलेगी। सो दे क्रिएट एन हाइप, एक हाइप क्रिएट करते हैं। वो लग्जरी में वो है, वो इंडिया में 100% वो हाइप क्रिएट की जाती है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो ठीक है, मतलब मैं अपनी बहन के लिए गया था, मेरे को था मेरी बहन की शादी है तो उसे कोई गाड़ी गिफ्ट करूं, तो
मेरे जीजा जी ने मना कर दिया यार कि यार ये लो फ्लोर गाड़ियाँ हमें नहीं चाहिए और हम खुद ही ले लेंगे। तो उन्होंने एक्चुअली खुद ही एक SUV ले ली, मेरे को देनी नहीं पड़ी। ठीक है, बट मेरा मन तो था। अब हुआ क्या कि मैं लेने गया, तो ये एक रियल इंसिडेंट मैंने शेयर नहीं किया शायद अभी तक कहीं। तो मैं पोर्शे के शोरूम में बैठा, तो उन्होंने क्या बोला कि किसी की कैंसिल हुई है, अवेलेबल नहीं होती ना, किसी की कैंसिल हुई है, तो ये जो मुझे चाहिए था, मुझे ग्रीन कलर चाहिए था, तो ये ग्रीन कलर की कैंसिल हुई है और स्पेसिफिकेशन उस बंदे के अकॉर्डिंग है। अच्छा। जैसे अंदर मुझे इंटीरियर रेड पसंद है, तो उसमें बेज था, मैंने कहा चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। उसने अपनी स्पेसिफिकेशन, गाड़ियाँ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनती है, ठीक है, इसमें लोडिंग्स होती हैं। तो मैं बैठा था, तो जैसे उनके पास, मेरे पास दोपहर में फ़ोन आया, आफ्टरनून में। तो मैंने पहले जीजा जी से पूछा, मैंने कहा गाड़ी आई है, आपको चाहिए क्या? क्या नहीं, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा मैं ले लेता हूँ। पहले मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी बहन को दूँ। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि बहन को देने से बढ़ता है, आप जितना दे सकते हो देना चाहिए, आपकी जो लिमिट है आपको देना ही चाहिए। मतलब हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है, कभी भी जो इंसान देता है उसका कभी कम नहीं होगा, ये मतलब बिल्कुल क्लियर है, मेरे मम्मी पापा ने क्लियर सिखाया है ये। तो हमारे अंदर आज भी है। तो कल राखी आ रही है। सो पॉइंट नंबर 2 क्या कि फिर मैंने कहा ठीक है, मैं ना शाम को आता हूँ। तो मैं शाम को शायद 7, 7:30 पोर्शे के शोरूम पहुँच गया। मैंने कहा ठीक है यार, क्या गाड़ी है? कह रहे वो ट्रांजिट में है ही नहीं। अच्छा। वो शिप में है, आ रही है, जिसकी थी उसने कैंसिल करा दी, वो कोई और ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो आपको मिल सकती है। मैंने कहा ठीक है, बताओ यार क्या डील है? तो इसमें कोई डील नहीं होती। ये भी बता दूं, ये बता दो, इसमें कोई डील नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो प्राइस होता है उस पे होती है। ठीक है, ये मैं बता दूं लोगों को कि मतलब जो वो प्राइस बोलते हैं तो वही होता है। क्योंकि पता है बात ये होती है कि आप ना, यूजुअली होता है कि आप अगर इस जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, मॉडल में कॉम्प्रोमाइज कर लो, कलर में कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख का डिस्काउंट मिल जाता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ एक्चुअल में प्रीमियम होती है उस पर डिस्काउंट नहीं होता। जैसे ऑडी पे डिस्काउंट होता है, मैं आपको साफ बोल सकता हूँ, ऑडी पे डिस्काउंट होता है और डिस्काउंट पे लेनी चाहिए। ठीक है, बट जो आप स्पोर्ट्स, आप और ऊपर जाएंगे, लग्जरीज में जाएंगे, तो आपको उस प्राइस पे लेना होता है। आप रोल्स रॉयस पे डिस्काउंट मांगोगे तो मेरे हिसाब से आपको जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो नहीं जाना चाहिए, तो आपको उनके प्राइस पे ही लेनी पड़ेगी आपको। तो हमारी बात हो गई, चलो हमने कहा ठीक है यार, कर दो मेरी बुक। तो इतने में ना उसका CEO बैठा था, तो मैं उसी के साथ बात कर रहा था। तो एक यार बोलना तो होता ही यार, हम मिडिल क्लास से आए यार, हम कैसे ना बोले यार, कोई जेस्चर करोगे नहीं करोगे, हम कैसे ना बोले, हक बनता है यार। कुछ भी खरीदा है तो कुछ ना कुछ तो रिगार्ड रखा ही है सबने। कम से कम 2 कुशन ही दे दो। कुछ तो दो। एक्चुअल में वो भी नहीं देते वो। तो एक्चुअल में फ्लोर मैट्स भी आपको लगवाने पड़ते हैं, वो भी 40,000 के आते हैं। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि फिर मैंने उस CEO को बोला चलो ठीक है करते हैं जैसे भी है। तो एक फ़ोन आता है उसके पास, तो कहता है जी मेरे जो CP वाली ब्रांच है वहाँ पर एक सेल्समैन ने टोकन पकड़ लिया है उसी गाड़ी का। तो मैंने कहा यार एक काम करो ना, मेरे से तो बात चली रही है, मैं तो CEO के साथ ही बैठा हूँ, तुम्हारा तो सेल्समैन ने पकड़ा है। तो कह रहे हैं हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते, बिक गई है। तो सामने टेबल पे बैठा हूँ, चेक लेके बैठा हूँ, और वो कह रहा है कि मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता क्योंकि गाड़ी बिक चुकी है, आप बुकिंग करा दीजिए, वी कैन नॉट गिव यू दिस कार। मैं क्या मजाक लगा रहा था भाई। एक तो तुमने फ़ोन किया दोपहर में, फिर शाम को मुझे बुलाया, मैं अपना काम छोड़ के आया, मैं पैसे भी दे रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे गाड़ी चाहिए, आपने बोल दिया, आप तो मेरे को चाहिए, तो ये गाड़ी आप दे दीजिए। कह रहे सर सॉरी, अगर एक बार किसी ने टोकन दे दिया तो हमने ले लिया और गाड़ी बिक चुकी है, अब आपको नहीं मिल सकती। तो मैंने कहा 5-10 लाख फालतू ले लियो, चल दे यार। मैंने सही तो चलो, तेरे को जो बढ़ा के करना हो कर। क्या सॉरी सर, गाड़ी तो एक ही है, बिक गई, बिक चुकी है, हो गया, अब आपको बुकिंग ही करानी पड़ेगी। ओ मैं यार फिर तो मैंने कहा मेरे को लेनी नहीं यार, छोड़ना नहीं लेनी। तो होता क्या है कि कभी लड़की मना कर दे या कोई कुछ मना कर दे ना, तो उल्टा उसे फिर आपको लगता है यार अब तो ये चाहिए, है ना। होता क्या है कि आज एग्जाम्पल, रोहन के पास 10 लड़कियां होंगी जो रोहन को अप्रोच करती होंगी, पसंद वही आती है जो मना कर देती है। सॉरी, दिस इज ट्रू, मैं बता रहा हूँ। जब लगता है ना दिल पे जाके कि मुझे क्यों मना किया, आपको यही चीज अब ये रोहन के लिए था, मैं लड़कों के लिए बता देता हूँ। लड़कियां हो सकता है 5 हो, तो सारी मना करती हैं किसी को, वो एक अलग बात है। बट अगर कोई लड़की मना कर देती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरीके से आपको मना कर दिया भाई, यू आर रेडी टू पे, यू आर रेडी टू पे मोर, राइट, आप एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी थे।
बट नहीं मिला। तो फिर उस दिन फिर मैंने कहा यार, घर आया, मैंने सोचा, फिर मैंने टाइम लिया, मैंने कहा लेनी है ले लेनी, कोई बात नहीं, बहन की पहले शादी कर लो। मैं शादी वादी बढ़िया से करी, फिर मैंने कहा यार, फिर फ़ोन उसका आ गया यार कि सर आप बुक करा लो, मैंने कहा करते बुक। और इन लोगों का कैसा सिस्टम है कि आप 5 लाख रुपए का टोकन डाल दो, बुक हो गई, 1 रुपये नहीं लेते। आप गाड़ी आने के बाद भी कैंसिल कराना चाहोगे, कैंसिल कर देंगे। गाड़ी आ गई है, शोरूम पे खड़ी हो गई, आप आके कह दोगे कि भैया नहीं लेनी, वो 5 लाख वापस दे देंगे, क्योंकि उनके पास 20 लोग लगे हैं कि गाड़ी अगर कोई आ रही है तो अभी दे दो। यही रोलेक्स के अंदर है, दे डोंट गिव यू डिस्काउंट्स नाउ। जब मैंने खरीदी थी तो डिस्काउंट पे ली थी, साफ बोल दो, तब थोड़ा बहुत मिलता था, अब नहीं मिलता, क्योंकि अब इन्होंने डिमांड इतनी हाई क्रिएट कर दी है। सो वापस से स्टॉक मार्केट पे आते हैं हम। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि अभी आप क्या देख रहे हो, आगे आने वाले टाइम पे स्टॉक मार्केट किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको, क्या ट्रेंड्स है? देखो, एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड, एक होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। मैं ना एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, लोग ना बीच में कोई भी मार्केट में डिप आता है, कोई भी करेक्शन आता है, तो लोग डर जाते हैं और लोग कहते हैं हमें लॉस हो गया, है ना। तो लॉस किन लोगों को होता है, पहले तो उन्हें समझते हैं लॉस किन लोगों को होता है। जिसने अपनी कैपेसिटी से ऊपर एक स्पेसिफिक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। आज मैं एग्जांपल क्रिकेट खेल रहा था, तो वहाँ पे कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे यार मेरे को टाटा स्टील में बड़ा नुकसान हो गया, तो अभी उसने टाटा स्टील में पैसा लगाया होगा, स्टॉक करेक्ट हो गया, उसको कह रहा मेरे को बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है। तो अगर वो स्टॉक को पड़ा रहने देगा तो क्या होगा, या तो वो स्टॉक दोबारा से ऊपर चला जाएगा या वो स्टॉक गिरता चला जाएगा। एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ अभी मैं स्पेसिफिकली। तो वो कौन लोग हैं जो कहते हैं जिन्हें नुकसान हो गया। आपने गोल्ड आज खरीदा, आपने अपनी मदर को दिलाया, आपने अपनी वाइफ को दिलाया, गोल्ड का रेट अभी कुछ दिन पहले 10% तक गिर गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया, गिर गया। आपको नुकसान हुआ क्या? आप मुझे बताओ, आपको नुकसान हुआ? नहीं हुआ। आपने कभी खरीदा था, आज वो बढ़ गया था, फिर कम हो गया, क्या आपको नुकसान हो गया? ओवरऑल प्रॉफिट ही रहा। ओवरऑल प्रॉफिट है। नुकसान किसे हुआ? जिसने अभी रिसेंटली खरीदा, थोड़ा सा नीचे आ गया, तो वो कह रहा है मुझे नुकसान हो गया, राइट, है ना। अगर कोई पैसा कहीं से लोन पे लेकर आ रहा है और वो इन्वेस्ट कर रहा है, फिर उसका नुकसान हो सकता है। कोई सट्टा खेलने आ रहा है मार्केट में, उसका नुकसान हो सकता है। कोई ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ट्रेड में उसे M2M भरना पड़ेगा, है ना, मार्क टू मार्केट भरना पड़ेगा, तो वो नुकसान हो सकता है। बट जो इन्वेस्टर है उसे नुकसान नहीं हो सकता। मैं प्रूव करता हूँ आज आपको कैसे। कभी भी मार्केट किसी भी लेवल पर हो, है ना, तो लोगों को लगता है यार ये बहुत महंगा है, बट वो भी आप डिस्कस कर रहे थे लेवल सबके निकलेंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे निकलेंगे। स्टॉक मार्केट में आज मार्केट लगभग 24-25 हज़ार के भाव पर है, ठीक है, ठीक है। एक टाइम था, सन 2003 की बात करते हैं, 1,000 रुपये का निफ्टी था, 1,000 रुपये का। तो किसी ने 1,000 के भाव पे निफ्टी में इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपया, ठीक है जी। तो डर तो उसे उस टाइम पे भी लग रहा होगा, 100%। स्टॉक मार्केट है, राइट, कुछ भी हो सकता है, गिर भी सकती है, 50% डाउन हो सकता है, डर तो लग ही रहा होगा ना। ट्रू। तो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया। सर उसका डाउन साइड क्या? पहले तो आप मुझे ये बताओ, निफ्टी में इन्वेस्ट किया, क्या उसका पैसा जीरो हो सकता है? नहीं, जीरो नहीं हो सकता है, तो आपको भी बताइए, तो हर आदमी को जीरो नहीं हो सकता। 1000 से वो 700 पे आ जाता, 600 पे आ जाता। मैं कहता हूँ 1000 से 500 पे आ जाता, बुरे से बुरा क्रैश हो गई, 50% गिर गई मार्केट, ठीक है, उसका 1 करोड़ 50 लाख रह गया। तो आपने पहले डाउन साइड रिस्क को पहले से दिमाग में एनालाइज कर लिया, मेरा डाउन साइड रिस्क क्या है, ठीक है। उस आदमी का जिसने 1 करोड़ डाला, उसका डाउन साइड रिस्क 50 लाख रुपए डाउन हो सकता है। लॉस तभी होगा जब आप बुक करोगे, अदरवाइज वो नोशनल लॉस है। जब तक पैसा बाहर नहीं निकाला लॉस ही नहीं हुआ, ऑब्वियसली। तो नोशनल लॉस हुआ। अब आज साल हो गए 21 साल में, 2003 से लेके 2024 में हमें 21 सालों में 1,000 का निफ्टी लगभग 25,000 टच कर गया। तो 1 करोड़ कितना हो गया? 25 करोड़। 25 करोड़। अभी फिर से 25,000 से निफ्टी 24,000 पे आ गई, तो वो क्या कहेगा? मेरा 1 करोड़ का नुकसान हो गया। क्या वो बोलेगा 1 करोड़ का नुकसान हो गया? 23 करोड़ का प्रॉफिट में चल रहा है, वो प्रॉफिट में चल रहा है। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं। डाउन साइड रिस्क था 50 लाख, ठीक है, उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया 2003 में। 2004 में ही निफ्टी 1850 का लेवल क्रॉस कर गया था, तो लगभग डबल हो गया पैसा एक ही साल में। तो अपसाइड रिस्क, अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक मार्केट का है अनलिमिटेड, क्योंकि आप अब यहां से समझो, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। आपकी शादी हो गई, आपका बच्चा हो गया, जब आपके बच्चे की शादी होगी उनके भी बच्चे होंगे, ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। तो अब यहां पर मैं थोड़ा सा ना
इस तरीके से समझाता हूँ। ये मेरे सामने ना कप रखा है सर, आपने बहुत अच्छा से कॉफ़ी मग रखा है। इस कॉफ़ी मग की बात करते हैं। मान लेते हैं इसके अंदर एक बैक्टीरिया है, मान लेते हैं, ठीक है, आपने तो बहुत अच्छा इसके अंदर रखा हुआ है सामान, हमारे पीने के लिए बेवरेज है, बट इसके अंदर मान लेते हैं एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो हर दिन डबल होता है। हम्म, आज इसमें एक बैक्टीरिया है, वो कल डबल हो जाएगा, वो 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे, अगले दिन 2 के 4 हो जाएंगे, फिर 4 के 8 हो जाएंगे, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब सर ये 50% लेवल तक आके पहुंच चुका है। 1 साल लग गया इसे, 1 साल लग गया ये नीचे से 0 से 1 साल के अंदर आते आते 50% भर गया। ठीक है, अब इसे 100% होने में कितने साल लगेंगे? सीधा 1 साल और 1 दिन, हर दिन डबल हो रहा है। ओह यस, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यस, इंडिया की पॉपुलेशन को लगभग 150 करोड़ पहुंचने में, आज आप देखो, आज हम 2024 में मान लेते हैं 2024 साल लग गए, ठीक है, जब से हम काउंट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, उससे पहले से लोग हैं, वो एक अलग बात है। 2024 साल लगे 150 करोड़ पे पहुंचने में। क्या अगले 150 करोड़ आने में, 150 को 300 पहुंचने में 2024 साल लगेंगे? इम्पॉसिबल। कैसी बेकार की बात है। राइट, कुछ ही सालों के अंदर हमें पता है 150 का होगा 170, 190, 200, 250, 250 और सीधा 300। यही होना है, यही होना है। तो ये हो सकता है 10 साल में हो, 20 साल में हो, 30 साल में हो, वो अलग जो लोग हैं स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग निकाल के बता देंगे। बट ये क्लियर है 2024 साल तो नहीं लगने वाले। निफ्टी को 25,000 पहुंचने में, अभी हमने बोला 1,000 से 25,000 पहुंचने में 21 साल लगे। राइट, इंडिया की पॉपुलेशन एक अलग रेट से ग्रो कर रही थी। आज इस पॉपुलेशन की डिमांड है, इसे शर्ट चाहिए, इसे ट्राउजर चाहिए, इसे आईपैड चाहिए, इसे वॉच चाहिए, इसे गोल्ड चाहिए, इसे शूज़ चाहिए, इसे फ़ोन चाहिए, बच्चा पैदा होगा उसे डाइपर चाहिए, उसका अलग से शैम्पू आएगा, उसका एक खाना का अलग से आएगा एक डब्बा। तो इस तरीके से उसकी नीड्स हैं। जैसे जैसे बड़ा होता है नीड्स होती जाएंगी। इकॉनमी कैसे फ्लरिश करती है? जब चीज़ें बिकती हैं। क्या अगर लोग पैदा होंगे चीज़ें बिकेंगी? क्या और घर की ज़रूरत पड़ेगी? रियल एस्टेट की और ज़रूरत पड़ेगी? राइट, पड़ेगी। हाँ और हाँ, हाँ बिल्कुल पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ, जो स्टॉक्स हैं ये लिमिटेड होते हैं। एक कंपनी के स्टॉक्स जो हैं लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड तो नहीं है ना, ऑब्वियसली। हाँ, जमीन लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं है। हाँ, उल्टा पानी में धंसती जा रही है। कह रहे हैं ना हम कि भैया जैसे मालदीव जैसी कंट्रियां तो पानी में चली जाएंगी, है ना, मुंबई का भी इतना एरिया इतना डूब जाएगा, ऐसे बात करते हैं हम ऑब्वियसली कि भाई इतने सालों में ये होगा। और लैंड लिमिटेड ही है, चाहे ना भी डूबे फिर भी लिमिटेड है। सीधी बात है, लिमिटेड है, उल्टा कम हो रही है। हाँ, स्टॉक्स लिमिटेड है। मैं कैसे मान लूं कि इनका रेट नहीं बढ़ेगा? आज रिलायंस का लगभग कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी में लगभग 10% का है रिलायंस ग्रुप का। रिलायंस ग्रुप कैसे ऊपर नहीं जाएगा? क्योंकि ये इन्हीं इंडिया को सप्लाई कर रहा है, इंडिया को। टाटा ग्रुप कैसे ऊपर नहीं जाएगा? गाड़ियां कैसे नहीं बिकेंगी? आप मुझे आंसर दो ना, कैसे नहीं बिकेंगी? मेरे पास कोई आंसर नहीं है इस चीज़ का कि ये नहीं हो सकता, और होने के 10,000 आंसर्स हैं। तो स्टॉक मार्केट ऊपर कैसे नहीं जाएगी? अरे क्रैश हो जाएगी। मैंने मान लो आज 1 करोड़ लगा दिया, अरे क्रैश हो जाएगी, 50 लाख हो जाएंगे। डाउन साइड रिस्क तो पता है ना। अब अपसाइड क्या है? वापस उठेगी। क्या वापस से वो 25 गुना नहीं हो सकती? अरे आपको लग रहा 25 गुना अनरियलिस्टिक है? अरे अभी तो बताया, आप डेटा चेक करो ना। क्या 1,000 की 25,000 हुई है? हाँ हुई है। क्या लैंड के रेट कभी दिल्ली में लाख लाख रुपए की जमीनें बिकती थी? और लाख रुपए में जमीन आती है दिल्ली में, करोड़ में भी नहीं आती। राइट। सो मेरा ये मानना है कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड्स बढ़ेंगी, जो कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं वो टिकेंगी। अब पॉइंट यहाँ पर आता है कि ये कैसे पता लगेगा कि अच्छी कंपनी कौन सी है, कौन सी टिकेगी? अब ठीक है रिलायंस, टाटा, बट इस पर आपका पैसा 10 गुना तो नहीं होगा। पैसा 10 गुना करना है, 5 गुना करना है, वो तो एमर्जिंग कंपनीज में होता है। जो आज आप कंपनी पिक करो जो एमआरएफ बने, आप आज ऐसी कंपनी पिक करो जो विप्रो बने। आपको आज चूज करनी है वो कंपनी कौन सी है, आपको नहीं पता। और मैं सच बताऊं, मुझे भी नहीं पता। मतलब मैं तो साफ बोलता हूँ यार, मैं इस चीज़ पे अब बेट खेलना ही छोड़ दिया कि यू चेकआउट 1000 कंपनीज और उसमें सोचो ये मेरी 10 हैं, ये चलेंगी। तो ये तो मतलब ठीक है, एक थोड़ी सी रिस्की बेट है। चल गई तो फिर तो बात ही खत्म है ना? राइट। बट अगर नहीं चली, उसके साथ की दूसरी कोई चल गई, आपने सोचा कि यार डिफेंस की ये कंपनी बहुत अच्छी चलेगी, वो नहीं चली, साथ वाली चल गई।
आपने सोचा यार हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत टाइम से रिटर्न नहीं दिया, बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, बट हो सकता है ब्रिटानिया ज़्यादा तेज भाग जाए, ये बड़ी कंपनी की बात हो गई, तो आपने जिस पे बेट लगाई वो नहीं चली। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि यू इन्वेस्ट इन ETFs और इंडेक्स फंड्स। उसमें क्या होता है, इंडेक्स फंड मतलब म्यूचुअल फंड्स, और ETFs स्पेसिफिक सेक्टर ओरिएंटेड। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार ऑटो बहुत चलेगा, गाड़ियां बिकेंगी, शौक बन रहा है, महिंद्रा बहुत अच्छी गाड़ियां निकाल रहा है, टाटा बहुत अच्छी गाड़ियां निकाल रहा है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बट बिक बहुत रहा है माल। तो मैं ये बोलूं कि यार महिंद्रा चलेगा या टाटा या मारुति, मैंने ऑटो 20 खरीद लिया, एक ETF है छोटा सा। ठीक है, पहले आप ETF समझा दो क्या होता है। तो ETF क्या होता है? ETF इज अ बंच ऑफ स्टॉक्स। एक स्टॉक नहीं है, मल्टीपल स्टॉक्स हैं। ठीक है, वो किस सेक्टर के हैं तो वो सेक्टर स्पेसिफिक ETF हो जाता है। गोल्ड का भी ETF हो सकता है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे बट एक छोटा सा ETF खरीद रहे हो। ठीक है, सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे बट एक सिल्वर का ETF खरीद रहे हो। ठीक है, तो होता क्या है, जो ETF होते हैं बहुत सस्ते होते हैं। जैसे अगर आप गोल्ड सिल्वर ETF 80 रुपए का आ जाएगा एक ETF, मतलब एक शेयर ले लिया आपने गोल्ड का, तो जितने परसेंटेज में गोल्ड ऊपर जाएगा उतने परसेंटेज में वो ETF ऊपर जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सेक्टर स्पेसिफिक, जैसे ऑटो, फार्मा, हेल्थ केयर, IT। तो आपने विप्रो चलेगा या इन्फोसिस या TCS, आपने इस पे बेट नहीं लगाई, आपने कहा IT चलेगा। होता क्या जनरली, जब कोई सेक्टर चलता है तो स्टॉक्स भी चलते हैं, राइट, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सा ज्यादा चलेगा। मैं उस पर बेट नहीं खेल रहा, मैं कह रहा हूं यार IT चलेगा तो IT चलेगा, बैंक निफ्टी चलेगा तो बैंक निफ्टी चलेगा, बैंकिंग स्टॉक्स चलेंगे। तो आपने बैंक 20 खरीद लिया, तो इससे क्या हुआ, आपका डाइवर्सिफिकेशन हो गया। आप पहले ही 10-20 स्टॉक खरीद रहे थे, आपने एक ही ETF खरीद लिया, उसमें ही 10-20 स्टॉक्स आ गए। राइट। अब क्या है, ETF का फायदा क्या है? अगर कल को कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो वो ETF से बाहर हो जाती है। तो मैं ये बेट नहीं कर रहा कि कौन सी चलेगी या नहीं चलेगी, जो फंड मैनेजर बैठा है वो खुद ही हटा देगा। तो कैसे होता है, पहले इंडेक्स को, हर चीज का एक इंडेक्स होता है, FMCG का एक इंडेक्स है। ठीक है। तो निफ्टी आपने सुना ना, निफ्टी 50, वो NSE की टॉप 50 कंपनी है, बट निफ्टी के अलावा निफ्टी IT भी होता है, हाँ। निफ्टी हेल्थ केयर भी होता है, निफ्टी इंफ्रा भी होता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। वो भी तो इंडेक्स है। जो कंपनी नहीं चलेगी वो उस इंडेक्स से बाहर हो जाएगी, इंडेक्स से बाहर होगी तो ETF से बाहर हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं जो चल रहा है उस पर बैट लगा दो। चलना तो है ही ना। ये पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपने समझा कि भाई इंडिया ने तो ग्रो करना ही है। हाँ। मैं ग्रो करूंगा, मेरे बच्चे ग्रो करेंगे, तो ग्रो तो करना ही है। इंडिया ने ग्रो करना है और इंडिया की स्पेसिफिक सेक्टर्स ने ग्रो करना है। मुझे नहीं पता कौन सा कब चलेगा। तो जैसे आप लोग SIP वे में इन्वेस्ट करते हो, आप वैसे ही SIP वे में ETFs में इन्वेस्ट करो। ठीक है। चलना सबको। अब आप कहते हो यार मैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूंगा, हम कह रहे थे पैसा 5 गुना 10 गुना कैसे होगा? वो होगा जब आप स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर्स पकड़ोगे। तो भाई मेरे को नहीं पता, स्मॉल कैप की कंपनियां तो डूब भी सकती हैं। राइट। सबसे रिस्की होता है, हाईली वॉलेटाइल है। हाँ। बट अगर आप एग्जाम्पल स्मॉल कैप का ETF पकड़ो, आपने HDFC का ETF लिया स्मॉल कैप, उसमें 250 कंपनी आ गई। जो टॉप 250 होंगी वो चलेंगी, वो परफॉर्म करेंगी। जो नहीं चलेगी वो 250 की लिस्ट से बाहर हो जाएगी। तो मैं दिमाग नहीं लगा रहा कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, अभी गिर गई बढ़ गई। ओवरऑल ETF देखो, सेक्टर देखो। स्मॉल कैप पूरा डाउन है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बाय करने की, क्योंकि चलना तो है ही। हाँ। मिड कैप में इन्वेस्ट किया तो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। तो मिड कैप का ETF है, ETF खरीद लो। मिड कैप के स्टॉक्स आ गए, टॉप 100 स्टॉक्स आ गए आपके पास मिड कैप के। तो इससे होगा क्या कि अल्टीमेटली कंपनीज ने चलना है। अभी तक आप बेट करने के ऊपर जा रहे हो कि भैया मैं इसका शेयर खरीदूं उसका खरीदूं। एक छोटा सा ETF खरीद ले, सेक्टर भागेगा तो वो भागेंगे। शेयर्स में क्या है कि पोटेंशियल है डबल होने का जल्दी, ETF से भी जल्दी पोटेंशियल है, पर लॉस होने का भी तो पोटेंशियल है। और ना चले 10 साल तो ये तो हो ही सकता है। BSE पर, NSE की बात नहीं कर रहा, BSE पर ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर रोज सट्टा होता है। हफ्ते 10 दिन में 1 रुपये, 1 रुपये से भी कहूँगा 50 पैसे के स्टॉक्स 5 रुपये हो जाते हैं। राइट। सर 50 पैसे की चीज़ 5 रुपये हो गई, कितने गुने का रिटर्न हो गया? 10 टाइम्स हो गया। 10 टाइम्स। ये हफ्ते भर में होता है। बट ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 50 पैसा होने के बावजूद भी गिरते चले जाते हैं, 10 पैसे 20 पैसे रह जाते हैं। 5 रुपये का वो 5 पैसा भी आ जाता है, खत्म हो जाते हैं स्टॉक्स। तो कहने का मतलब क्या है कि या तो आपने सट्टा करना है या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। आप पहले डिसाइड कर लो। जब आपने इन्वेस्टमेंट ही करनी है, आपने खुद उठा के 10 स्टॉक्स में बेट लगानी है, तो ETF ही खरीद लो।
आप 10 स्टॉक तो मैं कम बोल रहा हूँ, लोग तो 20-30 स्टॉक खरीद के छोड़ देते हैं, भाई ये खरीद लिया वो खरीद लिया। ETF खरीद लो। ETF में फ़ायदा क्या है? स्टॉक जीरो हो सकता है। आज मैं एग्जांपल देता हूँ, येस बैंक है। येस बैंक का शेयर एक टाइम पे कितने रुपए का था? 400 रुपए तक का हाई मारा उसने, 5 रुपए तक का लो मारा उसने। 400 की चीज़ 5 रुपए हो गई, खत्म हो सकती है। बट आपका कभी ETF के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक कंपनी नहीं है। उसमें अगर बैंक है तो सारे बैंक हैं। राइट। क्या अगर येस बैंक टूटा तो HDFC बैंक भी उतना टूटा क्या? नहीं। ICICI भी वही है, एक्सिस भी वही है, उल्टा ऊपर बढ़ गया। तो आपका पैसा एक स्टॉक की वजह से कम हो गया, बट ओवरऑल क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड थे, आप बच गए, बैलेंस आउट हो गया वो। बैलेंस आउट हो गया। तो स्टॉक खत्म हो सकता है, इसलिए उसमें कभी एवरेजिंग नहीं कर सकते। मान लो 400 की चीज़ 300 की होगी, तो आप क्या खरीद सकते हो? अगर आपको मैं खरीद रहा हूँ तो वो तो 5 रुपए तक आ गई, आपका सारा पैसा लग जाएगा, तो आप बर्बाद हो जाओगे। ट्रू। तो स्टॉक्स में एवरेजिंग का नियम काम नहीं करता। हाँ। ETF में हो सकता है। आप कहते हो मार्केट क्रैश हो गई, मैं कहता हूँ वाह, क्यों भाई? मेरे को खरीदने का मौका कब मिलेगा? मैं तो 1000 रुपये पे नहीं खरीद पाया। कोई मुझे कहता है यार आप बात कर रहे हो 1000 रुपये से 25,000 हो गई निफ्टी, आपने कितने पैसे लगाए थे? भाई मैं पैदा हुआ था मैं स्कूल में था, 8 साल का बच्चा था मैं। आप समझ रहे हो? राइट। तो कोई 2001 में तूने पैसा लगाया था, 2000 में पैसा लगाया था, तो आज मैं 29 साल का हूँ, आज 2024 हो गई, तो भाई 5-6 साल का बच्चा कैसे पैदा तो हो जाता मैं पहले। तुमने 1990s में इन्वेस्ट किया होता तो ये हो जाता। अरे पैदा तो हो ले पहले, आज ही करोगे ना जो करोगे, तब तो नहीं कर पाए। आज से 30 साल देखने हैं। आप ये देखो मार्केट क्रैश हो रही है, तो पैसे कब लगाओगे? क्रैश में तो लगाओगे। कैसे मिलेगा वो भाव दोबारा? निफ्टी 18,000 पे आया तो सही, मैं तो वेट कर रहा हूं। इसीलिए क्या करता हूं मैं, गोल्ड, सिल्वर और डेट में भी पैसा रखता हूं। मार्केट के क्रैश होने का मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश होगी तो गोल्ड क्रैश नहीं होगा, सिल्वर क्रैश नहीं होगी, डेट क्रैश नहीं होगा। डेट मतलब आपको एक तरीके से फिक्स पैसे आ ही रहे हैं, राइट। उल्टा उसमें डेट में और पैसे आएंगे। तो अगर मार्केट क्रैश होगी तो वहां से पैसा निकाल के यहाँ पे डाल देंगे। तो क्रैश का तो मैं वेट कर रहा हूँ। मैं क्या, वॉरेन बफेट वेट कर रहे हैं इस वक्त, तो सबसे ज्यादा कैश होल्डिंग पे बैठे हैं। तो वी आर वेटिंग, क्योंकि हम कब पैसा लगाएंगे यार? ऑब्वियसली अभी तो लगा ही रखा है, तो बढ़ेगा तो फायदा होगा। तो डाउन साइड रिस्क तो पहले ही पता है, अगर करोड़ लगा रखा तो 50 लाख रह जाएगा। बट अपसाइड क्या? अपसाइड तो अनलिमिटेड है। अरे नीचे आ जाएगा तो और पैसा लगाएंगे। आपने 1 लाख रुपए लगा रखा है, मार्केट घुस गई, 50,000 रुपए रह गए, तो यार आप हर महीने कमा रहे हो ना, सैलरी आ रही है ना, तो जोड़ो और डालो। और उसके लिए क्या करो, अपने हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा गोल्ड में, सिल्वर में और डेट में भी लगाते रहो। कि अगर अपॉर्चुनिटी देखेगी तो तब कहां से पैसा लाओगे? मांगोगे किसी से? तो आपके पास पैसे होने चाहिए, उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग। राइट। बट ETF के बारे में इतने लोग बात क्यों नहीं करते? मतलब नया है ना, इंडिया में बहुत नया है। ETFs तो अभी लॉन्च हो रहे हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, तो अभी मैं ETF सर्च करता रहता हूँ कि कौन कौन से ETFs हैं। अभी EV बहुत चल रहा है, EV का ETF आ गया। आप EV इंडिया में पैसा लगा सकते हो। आपको लग रहा है EV की ये कंपनी चलेगी, ये चलेगी, EV पूरे सेक्टर पे पैसा लगाओ ना, चलेगा तो सेक्टर चलेगा। राइट। अब मुझे नहीं पता कौन सा चलेगा, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी आके सबसे बढ़िया टेस्ला जैसी गाड़ियाँ इंडिया में बना देगी, मुझे क्या पता। अब मैं जाके पहले फंडामेंटल एनालिसिस करूं। अब लोग कहते हैं हम तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अभी पता नहीं, आपको पता नहीं पता फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है। फंडामेंटल एनालिसिस सिंपल समझो, कंपनी की बैलेंस शीट देखना, पी रेशियो देखना, डेट टू इक्विटी देखना, ये सारे आपने सारे रेशियो एनालिसिस कर ली। सारे रेशियो एनालिसिस को और कंपनी का ओवरऑल देखते हुए आगे की आप गणित लगाते हो, अपनी कैलकुलेशन लगाते हो कि ये सेक्टर चलेगा, ये चलेगा, इंडिया सेक्टर में पैसा लगा रही है, एग्जाम्पल इस तरीके से। ठीक है। तो उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जितने लोग कर रहे हैं, अगर आप रिटेल हो भाई, अगर आप कभी किसी कंपनी के लिए, हेज फंड के लिए काम कर रहे हो, तो आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बट एक रिटेल के पास वही इन्फॉर्मेशन है जो नेट पे अवेलेबल है। राइट। वो सारी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है। आपको कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखता है, कंपनी ने पिछले क्वार्टर तक क्या किया था, इस क्वार्टर में क्या करने वाली है, आपको क्या पता? आपके पास डेटा पुराना है ना। राइट। तो वो कैसे पता लगेगा? उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में कहते हैं प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। कंपनी का अच्छा हो रहा होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, कंपनी का बुरा हो रहा होगा तो प्राइस गिर जाएगा। तो वो क्या है कि टेक्निकल, फंडामेंटल, ये सब कुछ आने के बावजूद भी आप गलत हो सकते हो। ट्रू। तो फिर ETF में इन्वेस्ट कर लो।
आपने टेस्ला की बात करी तो इलॉन मस्क की बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ। आप मुझे कुछ बता रहे थे, आपने कहा था कि इलॉन मस्क के बारे में बताओगे। राइट राइट, आपने अच्छा वो पूछ लिया क्योंकि मैं बातें करते करते भूल नहीं, जाता हूँ, मैं मैं दिमाग फ्लो में में रख के निकल जाता हूँ आगे, इसीलिए मैंने बोल दिया था कि एक बुक मार्क बना के रख लेते मैं हैं। रख लिया था। तो अमीर लोग क्या करते हैं ना, ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी इलॉन मस्क ने रिसेंटली, अभी आपको पता है टेस्ला ओन करते हो, उन्होंने ट्विटर खरीदा, नाम भी चेंज कर दिया, एक्स कर दिया, x.com। अब ट्विटर खरीदा, पैसे कहाँ से आए? कैन यू टेल मी, पैसे कहाँ से आए? टेस्ला से। तो उन्होंने तो शेयर्स तो नहीं बेचे, बिना शेयर बेचे पैसे कहाँ से आएंगे? सैलरी वो उतनी लेते नहीं कि वो टेस्ला में काम खरीद करते हुए सकें। ट्विटर खरीद लें। पैसे कहाँ से आए? तो अमीर लोग क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अमीर लोग कभी अपने स्टॉक्स नहीं बेचते, कभी नहीं बेचते। क्या मुकेश अंबानी अपने स्टॉक्स बेचते हैं? नहीं, स्टॉक्स नहीं बेचते। वो स्टॉक्स को नहीं बेचते क्योंकि स्टॉक बेचते ही गवर्नमेंट कहेगी ला भाई टैक्स ला, टैक्स ला। अभी बढ़ा दिया ना, और लॉन्ग टर्म पे भी 10 का 12.5% कर दिया। तो अब स्टॉक्स बेचते ही टैक्स लगेगा। 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, 12.5 करोड़ सरकार का। अमीर आदमी कहता है चल ना मैं क्यों दूं टैक्स। सही बात है। वो स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से वो बिलियनर कहलाते हैं, क्योंकि उनके स्टॉक्स की वैल्यू $1 बिलियन की हो जाती है। मार्केट वैल्यू इतनी है ना, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो उनकी नेटवर्थ उनके स्टॉक्स के पोर्टफोलियो से निकलती है। राइट। बट वो स्टॉक्स बेचते नहीं है, क्योंकि बेचते ही टैक्स लगेगा और वो टैक्स बचाना चाहते हैं। तो इलॉन मस्क ने ट्विटर कैसे खरीदा? उन्होंने कहा कि भैया मैं अपने जो स्टॉक्स हैं उन पे लोन लेना चाहता हूँ। हर बैंक लोन दे देगा, कोई भी बैंक, बुरे से बुरा बैंक भी 60% तक फाइनेंस कर देगा। अच्छे बैंक तो और ज़्यादा दे देते हैं। आप भी जाके, अगर आपके पास स्टॉक्स की बड़ी होल्डिंग है, आपके पास 5 करोड़ से ऊपर का अकाउंट है, आप किसी भी बैंक में जाओ और बोलो मुझे ये स्टॉक्स को प्लेज करना है और मुझे इसके अगेंस्ट में पैसे चाहिए, तुरंत देगा आपको। सर अब स्टॉक्स हैं। तो अमीर लोग क्या करते हैं, दे प्लेज देयर स्टॉक्स, दे गेट मनी देयर इन देयर बैंक अकाउंट, वो पैसा आ जाता है, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट रेट भी बहुत उन्हें इफेक्टिव मिल जाता है, बड़े लोग हैं, बड़ा पैसा उठा रहे हैं। उसके बाद उन्हें जो करना है उस पैसे से वो करते हैं, बिजनेसेस बिल्ड करते हैं, बिजनेसेस खरीदते हैं। और वो खरीदते हुए अब जब खरीदा, अब कंपनी चला रहे हैं, उसमें भी लॉस दिखाएंगे। अब उन्हें इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना भी उनकी कंपनी के प्रॉफिट के अगेंस्ट में लॉस है। तो टैक्स कहाँ गया? ट्विटर भी खरीद ली और पैसा भी आ गया और अपना कमाया हुआ भी नहीं है और सरकार टैक्स भी नहीं ले सकती। प्रॉफिट अलग आएगा। प्रॉफिट तो वो चल ही रहे हैं, प्रॉफिट में चल ही रहे हैं, वो तो प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। सो बिजनेसमैन अलग तरीके से सोचते हैं, बिलियनियर्स थिंक डिफरेंटली। शिव खेड़ा जी एक बात बोलते हैं, उनकी एक किताब है, तो जो वो उस किताब में एक बात बोलते हैं ना, यू कैन विन, अगर आपने पढ़ी हो तो। मैंने तो बचपन में बहुत सारी किताबें पढ़ ली। अल्टीमेटली क्या है, जो किताबें हैं ना, वो मुझे अब इतना शौक नहीं रहा। अब तो क्या होता है, हर चीज़ की वीडियोस मिल जाती हैं या फिर आपको विजुअल फॉर्म मिल जाती है, और फिर हमारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो किताबें पढ़ के उनको समरी दे देते हैं, डिकोड कर देते हैं। तो शिव खेड़ा जी एक बात बोलते हैं अपनी किताब के अंदर कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। तो बिलियनर्स अलग चीज़ें नहीं करते, वो अलग तरीके से करते हैं। सो पैसा आ जाता है बस, करना क्या है उसके लिए पैसा आ जाता है बस। राइट। सो देयर आर 1000 वेज टू गेट द मनी, जो आपको आज नहीं पता और वो कभी आपको बताएंगे भी नहीं। बट अब आप कहोगे यार उसके लिए शेयर्स होने तो चाहिए, बट देयर आर मल्टीपल थिंग्स। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ गोल्फ खेलो, तो मैं खुद नहीं खेल रहा अभी, पर बुढ़ापे में जरूर खेलूंगा। कनेक्शन जो बन रहे हैं ना गोल्फ वाले बंदों के साथ, वो अलग लेवल के लोग हैं, उनकी सोच अलग है, वो अलग सोचते हैं। वो ऐसा नहीं सोचते महीने का 1 करोड़ कमाना, महीने के 5 करोड़ कमाने हैं। वो कहते हैं 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाएंगे, वो ऐसी बातें करते हैं। सो दे थिंक डिफरेंटली, उनके पास तरीके अलग हैं पैसा लाने के। आप और मैं बैंक में जाएंगे लोन मांगने, तो एक आम आदमी के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो एक इंग्लिश में कहावत है, बैंक never gives you loan when you need it, and they give the loan to the people who do not need it. जिन्हें नहीं चाहिए उन्हें बैंक पैसा देने के लिए हाथ जोड़ के खड़ा है कि ले लो, और जिन्हें चाहिए उन्हें देता नहीं है। सो एक टर्म बड़ा यूज होता है, डब्बा ट्रेडिंग। इसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा कि इसको आप थोड़ा सा अगर डिकोड कर सके, क्या है? यार डब्बा ट्रेडिंग ना पूरे इंडिया में आज भी चल रहा है। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हुई है।
बट ये एक तरीके से एक इलीगल ट्रेडिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, देखो जब आप एक्सचेंज पर आके ट्रेड करते हो, मान लो NSE पे आके ट्रेड करते हो, कोई भी आप ट्रेड करते हो, उसमें डब्बा ट्रेडिंग में ज़्यादा स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कि आपने जी आप फ़ोन पे बात करते हो, तो आपका एक डीलर होता है, तो डीलर को आप फ़ोन पे बोलते हो भैया मेरे 10,000 शेयर्स खरीद ले, एग्जांपल रिलायंस के, टाटा स्टील के, टाटा मोटर, कुछ भी खरीद ले, तो वो आपका एक भाव नोट कर लेता है। ठीक है। अल्टीमेटली ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। डब्बा ट्रेडिंग में उन्हें पता है कि ज़्यादातर लोग गलत करेंगे, ज़्यादातर लोग गलत होंगे, तो वो कई लोग ऐसे हैं जो आगे ट्रांजैक्शन प्लेस कर देते होंगे अपने अकॉर्डिंग। ज़्यादातर लोग कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, ये सिर्फ किताबों पे हो रहा है। अच्छा। तो उन्होंने किताब पे नोट कर लिया, आपने बोला टाटा मोटर्स का इस भाव का ये इतने 1000 शेयर्स आपने खरीद लिए। वो क्या करते हैं, आपको कई तरीके से बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, फ़ोन पे कोई भी सौदा मारोगे उसके पैसे लेते हैं वो लोग। अच्छा। आपने एक बार फ़ोन पे कोई भी चीज़ मारी, मान लो 200, 250, 500 रुपये, वो कुछ भी फिक्स कर लेंगे आपसे। आपका अलग अलग कोई डीलर होगा, वो कहेगा जी भाई इस रेट पे आपकी और मेरी डील होगी, बट उसमें कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। अब सीधी कैलकुलेशन है, मान लो 1000 स्टॉक 1000 रुपये के रेट पे या 100 रुपये के रेट पे आपने 1000 स्टॉक कर लिए, तो इतने रुपये का हमारा 1 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन हो गया। तो उसके अंदर बस बाकी मेरे जो मेरी कमीशन या ब्रोकरेज या जो मर्जी बोलो, वो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये पर ट्रेड पर फोन कॉल। ठीक है। सौदा लोगे और सौदा काटोगे, उसके मैं हिसाब जोड़ता रहूँगा। ठीक है। अब क्या है कि उन्होंने आगे कोई सौदा नहीं किया। अब ज़्यादातर लोगों का क्या होता है स्टॉक मार्केट में, नुकसान नुकसान होता है। तो वो आपके घर पे आ जाएंगे आपसे पैसे मांगने। अच्छा। जिस भी टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने लिया है, ज़्यादातर लोग इंट्राडे करते हैं, तो इंट्राडे में आज का सेटलमेंट हो गया। आज आपने बोला इतने 1000 स्टॉक्स इतने रुपए के भाव से ये हमारा रेट है, ये डिसाइड हो गया, तो लेवरेज देते हैं आपको। अगर आप 10 लाख की ट्रेड कर रहे हो तो 10 लाख की जरूरत नहीं है, आप अपने ब्रोकर के पास लाख रुपए रखवा दोगे, और कुछ टाइम के बाद तो आपका ऐसा लोगों के साथ कनेक्शन बन जाता है कि कोई एडवांस की जरूरत नहीं होती, बस फोन पे बोल दिया तो हो गया। भाव कट गया, ऐसा वर्ड्स होते हैं ये, कट गया भाई तेरा भाव, ठीक है, इतने रुपए पे भाव कट गया है। वो रिकॉर्डेड लाइन पे होता है उनके पास सब कुछ, कि अगर आप कल को, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, ये जो डब्बा ट्रेडिंग वाले लोग होते हैं, ये नशे में ट्रेड्स करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, जो ये काम कर रहे हैं लोग, वो नशे वाले और उस तरीके से एडिक्ट लोग होते हैं। ये इनको पता भी नहीं होता ये क्या कर रहे हैं, कुछ भी ले ले, कुछ भी बेच दे, कुछ भी खरीद ले, इस तरीके से काम करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि उसके पास 100 लोग हैं, उसको ये देखना है कि अल्टीमेटली मेरी जेब से पैसा ना जाए, ठीक है। तो 100 में से 70 लोग नुकसान करेंगे, उसे भी पता है। तो क्या कर रहा है, 100 में 70 का नुकसान हुआ, आपके घर पहुंच गया पैसे लेने, और 30 का प्रॉफिट हुआ, घर आ गया पैसे देने, बकायदा घर आके पैसे देके जाएगा, बट इन्वेस्ट नहीं किया उसने, उसी में सर्कल घूम रहा है। उसके बाद 1000 लोग, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 लोगों का, समझ गया मैं। वो 1000 लोग हैं, तो वो उसी सिस्टम में उसने घुमा दिया। अब क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग नुकसान कर रहे हैं, तो उनका मस्त चल रहा है, मस्त, समझ रहे हो। मान लो एक दिन आपका छप्पर फाड़ के प्रॉफिट आ गया, तो कई ऐसे हरामी लोग होते हैं, वो पैसे देते ही नहीं है, तो जो करना कर ले। आपका हिसाब, आपका बहुत पुराना हिसाब होगा, उसने आपसे कमाया हुआ होगा तो आपको दे देगा, आप समझ रहे हो। उसने आपसे 5 पेटी कमा रखी है, आपकी 2 पेटी की कमाई होगी, 2 लाख रुपए बन गए, अब आपको 2 लाख दे देगा। हाँ, क्योंकि आप आगे भी करोगे। हाँ, फिर गवा दोगे, जुआ है तो जुआ खेल रहे लोग, तो फिर गवा देगा वो, फिर 2 लाख दे देगा। बट अगर आपका पहली बार में मान लो आपका 50 लाख का प्रॉफिट हो गया, हाथ खड़े कर देंगे, हमने मारी नहीं थी जी, सिस्टम से एरर हो गया था, आपको कन्विंस करेंगे कि ये आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है। छोटा मोटा तो दे देंगे, हाँ। बड़ा जैसे ही होगा, क्योंकि ट्रेड उन्होंने करा ही नहीं है। तो ये डब्बे पे हो रहा है, मतलब सिर्फ डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं इसे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होती है, बट ये खुल के हो रही है। जिसका जितना बड़ा ग्रुप बन जाता है वो उस तरीके से काम शुरू कर देता है। तो मतलब इसके लिए कुछ चाहिए नहीं। मान लो आजकल को रोहन कहता है यार ठीक है भाई, यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, तुम्हें कुछ खरीदना बेचना हो मेरे को बता देना, आपको कोई ब्रोकरेज कमीशन कुछ नहीं लगेगी। आप होता है नुकसान ही करना है इन्होंने तो अगर नुकसान किया तो आप पैसे ले लोगे, और प्रॉफिट हुआ तू कौन और मैं कौन। तो इन लोगों के पास सारी चीज़ें होती हैं, जब इन्हें रिकवरी करनी होती है गुंडे भेज देते हैं, प्रॉपर घर भेज देंगे, बंदे को बैठा देंगे, क्योंकि एक्चुअल में इन्हें तो पैसे चाहिए, बट वो ट्रेड हुआ नहीं है। आपके कोट्स बड़े फैसिनेटिंग से होते हैं, मैंने देखा है आपकी स्टोरीज पर, वीडियोस पर, आप हमेशा कुछ ऐसा अलग तरीके के कोट्स पहनते हो, तो आपको पसंद है, डिज़ाइनर है आपके पास, क्या सीन है?
नहीं, डिज़ाइनर तो बन ही जाता है जो आपका मतलब आपका जो टेलर होता है वो डिज़ाइनर ही बन जाता है। मैंने थोड़ा बेटर वर्ड यूज़ किया था वैसे। यार अब था, अरे ठीक है। मैं मतलब एक्चुअली क्या है कि देखो मेरे ना कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, कोई मैं पार्टी करता नहीं हूँ, कोई मैं ड्रिंक करता नहीं हूँ, कोई मतलब ऐसा कोई अदरवाइज़ कोई शौक नहीं है। अच्छा दिखना, अच्छे कपड़े पहनने का शौक है और अच्छा घूमने का शौक है, और मेरे पास कोई शौक नहीं है। तो इसमें मतलब मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करता। मेरे को कुछ अच्छा लगता है तो मैं अपने डिज़ाइनर को डिज़ाइन भेज देता हूँ, या वो मुझे डिज़ाइन भेज देता है कि ये आया हुआ है, मुझे कुछ दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है तो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ऐसा कुछ बन जाएगा, बन सकता है, तो बोल देता बन जाएगा। फिर मेरी वाइफ ने भी फैशन डिज़ाइनिंग करी हुई है तो वो भी बीच बीच में थोड़ा गाइड करती रहती है। तो मतलब अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, मतलब उसमें एक्चुअली दिस इज़ व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, इफ़ यू हैव अ रीजनेबल टेलर, मैं तो टेलर ही बोलूँगा, मतलब ठीक है, नाउ दे हैव बिग शोरूम्स तो वो ठीक है, बट अगर आप कंपेयर करोगे ना कि अगर आप कोई ब्रांड खरीद रहे हो और आप कस्टम मेड खरीद रहे हो तो कस्टम मेड बहुत सस्ता पड़ता है। आज आप एक अच्छी ब्रांड की टी शर्ट लेने जाते हो तो वो आपको उतना कॉस्ट करती है जितना मुझे एक सूट कॉस्ट करता है। राइट। तो मेरे को सूट सस्ता पड़ता है, ठीक है, तो टी शर्ट के रेट पे सूट आ जाते हैं। तो मैं, अगर आप एक एक्सपेंसिव चीज़ की बात कर रहे हो तो कहने का मतलब कि अच्छा दिखना, तो मतलब मुझे लगता है ये गुड मैनर्स हैं। सो लुकिंग गुड इज़ नॉट फैशन, इट इज़ गुड मैनर्स। ये मेरी मम्मी ने सिखाया बचपन से कि अच्छा दिखना, और मेरे पापा ने भी इनफैक्ट। तो हम मतलब हम बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बट मैं ये ऐसा मैंने बचपन से देखा कि जो मेरे फादर है ना, वो हमेशा अच्छा ड्रेस्ड अप ही रहते थे। वो किसी पार्टी में जा रहे हैं, ऑल्दो जा स्कूटर पे रहे अपने चेतक पे, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ बिल्कुल, बट वो सूट में जाना प्रेफर करते थे, टाई पहन के। वो ना अपने आप को मतलब एक रिप्रेजेंटेबल इंसान की तरह ही रिप्रेजेंट करना चाहते थे, कि उनको ना ड्रेसिंग सेंस ऑफिसर्स का हमेशा से पसंद था, कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे तैयार होता है। कोई आदमी जब टीवी पर आता है, आपने कभी फुटबॉल मैचेस देखे हैं? वहाँ पर जितने इन्वेस्टर्स होते हैं ना उन फुटबॉल मैचेस के, सारे बढ़िया से सूट में होते हैं। देखें आपने? 100%। आपने बास्केटबॉल देखा होगा, WWE देखा होगा, तो उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका पैसा लगा है वो सारे सूट में होते हैं। ज़्यादा क्लासी पीपल है, वो दिखता है। तो आप एक सोचो, एक फुटबॉल जैसी जगह पे जहाँ पर मतलब आपकी पूरी स्पोर्ट्स वाइब है, वो सूट में है। तो सूट हमेशा अच्छा लगता है, तो आपको पहनना चाहिए अच्छे कपड़े, मुझे ऐसा लगता है, इट इज़ गुड मैनर्स। सो जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जो भी मार्केट में घुसना चाह रहे हैं, जिनके दिमाग में तो है कि हमें इन्वेस्ट करना है, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? करना ही चाहिए। कई लोग कहते हैं यार आप आज शुरू करोगे 500 रुपये से, 1000 रुपये से क्या ही हो जाएगा। मैं वो उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनके पास कम पैसा है। आप सोचो, मैंने कई लोगों को सुना है कि लोग कहते हैं कि भाई आप आज कॉलेज में हो, आप पॉकेट मनी बचा के 500, 1000, 2000 इन्वेस्ट भी कर दोगे तो उससे क्या ही हो जाएगा। और वो सच बोल रहे हैं कि 500, 1000, 2000 इन्वेस्ट कर दिए तो 2000 के 4000 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। राइट। बट आपकी एक आदत पड़ेगी इन्वेस्ट करने की। आदत बड़ी चीज़ है। इंसान अपनी आदतों का गुलाम है। आपके पास पैसे आते हैं, आप आते ही खर्च कर देते हो, और पैसे आते ही आप इन्वेस्ट करते हो, और जो बचता है उसमें अपना घर चलाते हो। ये भी एक आदत है। राइट। सो मैं कहता हूँ आदत जितनी जल्दी और जितनी अच्छी पड़े ना, वो बहुत अच्छा है। आप अपने बच्चे को दिन में 2 बार ब्रश करना बचपन से सिखाओगे ना, वो आदत पड़ जाएगी। आप बड़े होके उसे बोलोगे या उसका डेंटिस्ट कल को बोलेगा तो वो आदत नहीं पड़ी हुई। तो इंसान अपनी आदतों का गुलाम है। आपकी आदतें क्या हैं? आपकी आदत है फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने की, या अलग से नेटफ्लिक्स देखते देखते खाना खाने की, वो आपकी आदत है। सो आप यंग एज में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग की आदत डालो। आज पैसे कम है ना, कल को आपके पैसे बढ़ेंगे, काम बढ़ेगा, आपको अपने ऊपर भरोसा है ना, आप ज़्यादा कमाओगे, राइट। तो आप ज़्यादा भी इन्वेस्ट करोगे। बट अगर आदत पड़ जाएगी ना, 500 को 1000 करके तो दिखाओ। 500 को जिस दिन 1000 कर दिया तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि 5 करोड़ को 10 करोड़ कर दिया। तो आदत तो बनाओ। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, मेरे लिए वो आदमी बहुत बढ़िया है जो एक ठेला लगा के पैसा कमा के पैसा घर लेकर आ रहा है, राइट। रेदर देन जो सपना देख रहा है कि मैं $1 बिलियन कंपनी चलाऊंगा। सो कुछ रैपिड फायर है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्विकली जो भी आपको सही लगे, अगर आप रीजन देना चाहे रीजन दे सकते हैं, वरना जो भी आपको सही लगता है आप उसको चूज कर सकते हैं। फरारी वर्सेस लैम्बोर्गिनी, फरारी। SIP वर्सेस SWP, SIP 100%, स्टॉक वर्सेस ETF, फॉर मी ETF, ओके, रोलेक्स वर्सेस राडो, 100% रोलेक्स, एप्पल वर्सेस सैमसंग, एप्पल। इंडिया वर्सेस US। सी आई एम बेटिंग ऑन इंडिया, सो इंडिया। बट 2 बार आपका रिजेक्ट हुआ है,
नहीं अब तो लग गया ना, अब तो जा सकते हैं, अब तो कहीं भी जाओ. ओके, गोवा वर्सेस माउंटेन्स और बीच वर्सेस माउंटेन्स. See, now I like beach with mountains, Greece. You are like home chilling or clubbing? नहीं घर, chilling at home. Don't like going club? नहीं क्लब तो वो पीने जाते हैं लोग, मैं पीता नहीं हूँ, मेरे काम का नहीं है किसी. So Netflix देखना आराम से या मूवी थिएटर में जाकर मूवी देखना? Netflix is better. Playing sports or resting at home? नहीं playing sports 100%. Too much money and very hectic life, less money or easy life? Less money, easy life now. Now एक छोटा सा आया now. Less कितना होता है वो बताना पड़ेगा. Less में कितने जीरो लगा रहे हो ये बताओ मुझे. हाँ. Okay, private jet versus first class? See first class, अभी मैं प्राइवेट जेट नहीं अफोर्ड कर सकता शायद, तो फर्स्ट क्लास. आने वाले 5 सालों बाद? नहीं मैं गया ही नहीं अभी, मुझे पता ही नहीं कैसा होता है यार, तो जो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कैसे बता दूँ. एक इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years? सेम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे बोला कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अटेन कर लिया, आपको लगता है कि अब तो सिर्फ नंबर गेम ही रह गया है, बट उस नंबर गेम में भी कहाँ पे आप देखते हो अपने आप को 5 साल बाद? मुझे लगता है यार आई विल डू मोर फॉर पीपल. मतलब मुझे अब अच्छा लगता है लोगों के लिए करना, कम्युनिटी को साथ लेके चलना. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 सालों में इंडिया को ना हम थोड़ा सा और फाइनेंशियली एजुकेटेड बनाएंगे. और मैं जब इंडिया की बात करता हूँ ना, मेरा परिवार बहुत बड़ा है यार. कई बार मन करता है, देखो जब आप पैसे कमाते हो ना, आपका बहुत बार मन करता है यार आप कभी भी इंडिया छोड़ के भी जा सकते हो. आपको लगता है पोल्यूशन बहुत है, आपको लगता है रोड टूटी है, आपको लगता है पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है. अच्छा मुझे पोल्यूशन छोड़ के सबके साथ एडजस्टमेंट हो चुका है. जब पोल्यूशन होता है तो मैं दिल्ली एनसीआर छोड़ देता हूँ कुछ टाइम के लिए. आप अच्छा गोवा चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ. बस आ गया आपका टाइम दिल्ली छोड़ने का. मैं अक्टूबर में हर बार जाता हूँ. जैसे ही मतलब वो पराली जलाएंगे मेरे को जाना है. मतलब जीना है ना यार, जीऊंगा नहीं तो फिर करूंगा कैसे अपने लिए और सोसाइटी के लिए कैसे करूंगा. बट अदरवाइज मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे चलता है कि रोड भरते हैं, पानी जाम होता है. मेरी मर्सिडीज यहाँ पे आईटीओ पे तैर गई एक्चुअली में, ऐसे वेव हो रही थी. वो मेरी वाइफ लेके गई थी ड्राइवर के साथ, पानी भर गया, वो मर्सिडीज वॉज फ्लोटिंग लाइक दिस ऑन रोड. बस मार के जा रही है एक टक्कर यहाँ से. मुझे चलता है, मतलब मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, तो ठीक है. मतलब मैं उसमें एडजस्ट कर चुका हूँ. सह लेंगे थोड़ा. नहीं वो पूरा ही सह लिया अब तो. वो मेरा इंडिया है, मेरे को जैसा है ठीक है, डेवलप होगा धीरे धीरे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुझे अच्छा क्या लगता है कि यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आँख में ना आई सी फायर. उन्हें कुछ करना है लाइफ में. कौन गाइड करेगा उन्हें? मैंने बोला ना अमीर लोग तो टाइम नहीं देंगे, कभी कभी नहीं देंगे. हु विल गाइड देम? तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे लगता है यार ये मेरे देश की ज़रूरत है कि इसका यूथ आगे बढ़े. क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. मैं आपको एक डिस्ट्रैक्शन का लेवल बताता हूँ. पहले हमारे पास ना एक नोकिया का फ़ोन होता था जिसमें छोटी सी स्क्रीन होती थी, और उस छोटी सी स्क्रीन पे एक ही गेम होता था, वो सांप सीढ़ी वाला. स्नेक गेम. वो स्नेक गेम होता था ना, सांप सीढ़ी कह रहा हूँ, स्नेक होता था वो जो बड़ा होता रहता था. दैट वॉज द लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शन एट दैट टाइम. उसके बाद जो नोकिया के थोड़े से और बड़े वाले डिस्प्ले वाले फ़ोन आए, थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले, तो डिस्ट्रैक्शन और बढ़ गया. अभी अपने फ़ोन में देखना कि जो स्क्रीन साइज़ है वो कितना है. मतलब पहले स्क्रीन साइज था 10%, अब 6 इंच हो गया है ऑलमोस्ट. मतलब वो 100% है आपको ऑलमोस्ट. तो डिस्ट्रैक्शन इज 100%. वंस इट वॉज 10%, देन इट वॉज 20%, देन इट वॉज 50%, नाउ इट इज़ 100%. नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे अटेंशन स्पैन है 6 सेकेंड का. अगर आज आपका कोई आदमी इस इंटरव्यू को, इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहा है, तो भाई हैट्स ऑफ है भाई तेरे लिए. तेरे को बीच में 100 बार खुजली हुई होगी कि मैं व्हाट्सएप देख लेता हूँ, इंस्टा देख लेता हूँ, नोटिफिकेशन देख लेता हूँ, कोई नोटिफिकेशन तो वैसे ही आ गई होगी, या कुछ और देख लेता हूँ. आप यहाँ तक टिके हो, मतलब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, क्योंकि अटेंशन स्पैन नहीं है इस यूथ का. और अगर यूथ आपका ख़राब हो गया तो देश बर्बाद हो गया. और यूथ सही निकल गया. आप सिंगापुर की फ़ोटोज़ देखो, ज़्यादा नहीं बोलता, आज से 30 साल पहले की. आप साउथ कोरिया को देखो, आज से 30-35 साल पहले कुछ नहीं था. आज जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों इसकी पॉपुलेशन है. अगर इस पॉपुलेशन को गाइड कर दिया गया तो हम तो आग लगा देंगे, और ये पॉपुलेशन डिस्ट्रैक्ट होगी तो खुद को आग लगा लेगी. किसी लड़की के प्यार में लगा सकती है. उसमें तो कई लगाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वी हैव द डिमांड एंड सप्लाई. इंडिया में सबसे खूबसूरती यही है कि हर चीज़ की डिमांड भी है, और अगर सप्लायर्स हो गए तो मार्केट इससे बड़ी कोई है ही नहीं किसी चीज़ के लिए.
पूरी दुनिया पे आके बिजनेस करना चाहती है। सोने की हम इसे चिड़िया कहते हैं, और इस ज़मीन ने ना बहुत कुछ दिया है। राइट। तो मतलब दिस इज़ अ टाइम टू डू इट फॉर पीपल। जो करना चाहता है ना वो पहुंच जाएगा मेरे तक। मतलब डिस्ट्रैक्शन है ना, मैंने बोला ना, देयर आर 10,000 यूट्यूब चैनल्स, देयर आर 1 लाख इंस्टाग्राम पेजेस। आप मुझे कहाँ मिलोगे? और मिल गए तो ये डेस्टिनी है। और हो सकता है मैं आपकी लाइफ में कुछ ऐड कर पाया तो ये मेरा सौभाग्य है, और फिर आपने आगे कुछ कर लिया तो हमारे देश का सौभाग्य है। और करो यार, मतलब देखो सब नहीं करेंगे तो हमें भी पता है ना। राइट। 1 लाख लोग हमें सुनेंगे, इस पॉडकास्ट को लाखों लोग सुनेंगे, 10 ने भी कर लिया बहुत है यार। 10 बिलियनर्स आर इनफ। बढ़िया है। 10 काफी है। 10 काफी है। 10 काफी है। तो मतलब बिल्कुल क्लियर है, सब नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है मेरी सबसे। नहीं, सही बात है। बट मुझे पता है यार, इंडिया को बदलने के लिए ना कुछ ही लोग काफी है। सही बात है। कुछ हमें मतलब ऐसे रेवोल्यूशनरी लोग मिल जाए अलग अलग फील्ड में, इंडिया सुधर जाएगा। बट आई थिंक जो ये आपकी सोच है, इसको मैं यहाँ पे मतलब आई रिस्पेक्ट दैट थिंकिंग कि इस लेवल को अटेन करने के बाद भी यू फील कि अभी यू हैव टू गिव इट टू द सोसाइटी एज वेल। और आपको एक बात बताता हूँ, इट इज़ नॉट लाइक कि मैं मतलब मैं आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट मनी, उसमें मेरी ग्रोथ भी छुपी हुई है। आप समझो ना, एक जिग जिगलर एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो बिल्कुल सिंपल सी बात कह के गए हैं, यू हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। ऑब्वियसली। तो भाई अगर मैं हेल्प करूंगा, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल ही ग्रो हो जाएगा, कुछ तो पैसा आएगा। पैसा तो आता ही है ना, मतलब पैसे तो आएंगे ही ना। सो मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। अभी क्या उसके बारे में कॉन्शियसली मैं नहीं सोच रहा, सबकॉन्शियसली भी वो ठीक ही है, वो चल रहा है। तो अब मैंने उसके बाद बोला अब नंबर्स है, अब नंबर्स कितने भी बढ़ा लो, बट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि लोग बढ़ेंगे, ग्रो होंगे, आप भी बढ़ोगे, ऑब्वियसली। और मेरी पावर ही फिर मेरे लोग बनेंगे। वो कम्युनिटी जो हम बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं एक बड़ा सिंपल सा शब्द बोलता हूँ, गो सेल्फ मेड। और आपको सेल्फ मेड बनना पड़ेगा। कोई आके तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला, कोई आके आपको परात में आके नोट सजा के नहीं देगा, ले बेटा जी ले अपनी जिंदगी, कमाने पड़ेंगे। सही बात है। और दिलजीत दोसांझ बोलते हैं कि स्वर्ग चाहिए तो मरना तो खुद को ही पड़ेगा। वो पंजाबी में बोलते हैं, बट मैं हिंदी में समझता हूँ, तो यही बताऊंगा कि अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना तो खुद पड़ेगा ना, बिना मरे स्वर्ग मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। आई थिंक आपके जो वर्ड्स हैं ना वो काफ़ी हार्ड हिटिंग है, और वो जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली जो यूथ है, उनको इतना इंस्पायर करेगा कि मैं लास्ट ही आपकी स्टेटमेंट कोट करना चाहूँगा कि आपको खुद तो मरना पड़ेगा उस चीज़ में, खुद जलना पड़ेगा, तभी जाके आप बेटर कर पाओगे। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच थैंक यू पुष्कर जी फॉर कमिंग, एंड आई होप कि यू ऑल्सो कीप ऑन डूइंग द ग्रेट वर्क। आप लोगों को सिखाते भी रहें, इंस्पायर भी करते रहें, और जैसे आपने बोला है कि लोग बढ़ेंगे तो आप भी बढ़ोगे और साथ साथ हिंदुस्तान भी बढ़ेगा। सो वी ऑल्सो एम कि आगे आने वाले टाइम पर हर एक इंसान की ग्रोथ हो, जो देख रहे हैं वो भी, जो कर रहा है वो भी, और जो गेस्ट है वो भी। 100%। और हो गई, हाँ हो गई, मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दी थी, 21 साल में हो ही जाएगा। बढ़िया है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। बहुत मज़ा आया, एंड आई थिंक जो लोग यहाँ तक टिके होंगे, जैसे आपने बोला, वो काफ़ी कुछ लेके जा रहे होंगे और काफ़ी कुछ उनकी लाइफ में आज चेंज भी आएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।